चलिए सर, करें स्टार्ट जी। तो पहला क्वेश्चन थ्योरी में आपको मैंने कल 3 क्वेश्चन बताए थे। आप कॉपी भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉपी भी नोट कर लीजिए, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। पहला क्वेश्चन थ्योरी में। कैपिटल गेन चैप्टर हेडिंग दीजिए, कैपिटल गेन हेडिंग दीजिए, चैप्टर का नाम कैपिटल गेन, चैप्टर का नाम। पहला क्वेश्चन, पेज नंबर भी मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्लियर हो जाए। पेज नंबर है पहले 2.155, पेज नंबर 2.155। क्वेश्चन का नाम है ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। अपना मन है जी 5 मार्कर में, ये 5 मार्क्स में आ जाएगा 2.155 पे। डन। और ये पॉइंट्स हमारे उसमें भी दिए हुए हैं नोट्स में, नोट्स में जाकर है पेज नंबर 2 पे। अगर किसी ने नोट्स में से पढ़ना है तो ये रहा 247 सेम। इसको और बोलते हैं पेपर में डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, इसी को लिख लो और लिख के। इस क्वेश्चन को और किस नाम से आ सकता है, हम पेपर में कंफ्यूज हो जाए कहीं। इसको और लिख के क्या बोल सकता है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, डेफिनेशन ऑफ क्या, ट्रांसफर। तो ये एक ही बात है ईशा, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर है। 7 पॉइंट्स हैं, कल मैंने इनको पढ़ाए थे, थोड़ा आपके लिए रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 सेल एक्सचेंज, दूसरा साथ में रीलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, दूसरा पॉइंट एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, तीसरा पॉइंट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, नंबर 4 कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी, नंबर 5 allowing the possession of immovable property, number 6 enjoying the rights of immovable property by becoming a member of cooperative society or by becoming the shares gaining the vote, last रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी, जीरो कूपन बॉन्ड। 7 पॉइंट्स है यार के पेपर में 7। हाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, ऐसी कॉपी करना है पर लॉ है, ये एक्ट है, डेफिनेशन है, तो थोड़े पॉइंट ऐसे ही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने कराया था, पेज नंबर ये रहा 2 पॉइंट लिखिए 167, पेज नंबर, एक्चुअली मेरी पीडीएफ में मैंने स्कैन नहीं किया हुआ तो रह गया, आप ऐसे टिक कर लीजिए। 2.167 पे है आपकी बुक में, नई वाली बुक में। क्या हेडिंग है लिखिए, केसेस इन विच, हेडिंग देखिए, केसेस इन विच द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट, केसेस इन विच द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट, indexation of cost is not to be done, is not to be done while calculating, while calculating long term capital gain, while calculating long term capital gain, शॉर्ट फॉर्म में LTCG। डन सर। इसको बड़ा शॉर्टकट क्वेश्चन पूछ सकता है अपना, ये तो आ ही रखा है जी, ये समझ लो 5 में फिर वही लॉटरी आ रखा है, 7-8 में आ जाए आपकी किस्मत, ठीक हो गया। पर एक क्या चीज है, सिंपल इसको बोलता है केसेस एक्सप्लेन करिए जहां इंडेक्सेशन नहीं होती। एक्सप्लेन, यू राइट एनी 5 केसेस, 5 सिनेरियोस कि जहां पे इंडेक्सेशन नहीं होती। दिमाग लगाना, 2 तरह के एसेट्स होती हैं, शॉर्ट टर्म और कौन सी, लॉन्ग टर्म। थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई बातों से नहीं होता, वो डिपेंड करता है लाइफ। लाइफ है 3 तरह की, मैं अपने चार्ट में जाऊंगा, चार्ट बना हुआ है, पेज नंबर 3 है मेरे नोट्स में, ये रहा कलरफुल सा। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल किन किन की लाइफ है आप देख सकते हैं फटाफट। नंबर 1, कोई भी सिक्योरिटी वो लिस्टेड होनी चाहिए। बचाएगा सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर कुछ नहीं लिखा आपकी बुक उसको क्या मानती है, लिस्टेड या अनलिस्टेड, डाउट आएगा। तो कोई भी सिक्योरिटी जो क्या होनी चाहिए, लिस्टेड। दूसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अभी इस पे बात करने की बात नहीं है सर, ये इक्विटी ओरिएंटेड क्या, डेट ओरिएंटेड क्या। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा नाम, एसआईपी सुना होगा, सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो जो आप एक महीने की किस्त निकालते हैं 4,000 5,000 पे महीना, तो आप बैंक को देते हैं, बैंक उस पैसे को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्ट कहाँ करता है, एक होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, या डिबेंचर में, डेट ओरिएंटेड, तो यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड है, ठीक। तीसरा अभी नाम पढ़कर आए, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। इनकी लाइफ अभिनव 1 साल है, 1 साल एग्जैक्ट या 1 साल से कम हुआ तो इट्स अ शॉर्ट टर्म, और 1 साल से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म, पहली बात। दूसरा केस अनलिस्टेड, बच्चा कहता है ये ठीक हो गया, लिस्टेड की 1 साल, अनलिस्टेड नहीं, नहीं, यहां सिर्फ अनलिस्टेड क्या है,
शेयर। ये बड़ी दिक्कत है। पहले सिक्योरिटी बोला सर आपने, कोई फर्क है क्या? सर सिक्योरिटी में तो डिवेंचर भी आ गया, बॉन्ड्स भी आ गया, शेयर्स भी आ गए, एवरीथिंग इज कवर्ड। पर यहाँ ओनली शेयर। हाँ ये नहीं मैंने बात करी इक्विटी प्रेफरेंस, वो बच्चों वाली बात हो जाएगी। तो शेयर शेयर्स है जो नॉट लिस्टेड, जो आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। जैसे मैं कल को कंपनी बनाऊं यार, शेयर तो मैं भी इश्यू कर सकता हूँ, मैं नहीं लिस्टेड करता। अपने लोग, अपने दोस्त मित्र हैं, आप लोगों ने सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए और आपने मुझे पैसा दे दिया, मैंने काम स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं हाई लेवल पे जाना चाहता। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट दूसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके ऊपर। कल मैं सारे मेन सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं, आज तो बेस रिवाइज कराऊंगा कि आपको याद तो आए कि एप्लीकेशन था क्या। बिकॉज थ्योरी में लड़ाई नहीं, अपनी लड़ाई थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई, सेक्शन बी बड़ा सिक्योर है, सेक्शन ए भी सिक्योर हो जाएगा। वो छोटे क्वेश्चन मैं आपको टाइम पे ज्यादा बता दूंगा यार, ये छोटे हैं, पर उसमें थोड़ी दिक्कत है, न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। 4 न्यूमेरिकल्स आएंगे, 2 थ्योरी आएंगे। पर मैं चाहता हूँ फिर भी आप सेफ से चलिए, 2 तो कर ही पाए। वो क्या पूछते हैं उसमें, केसेस पूछ लें, लाइफ पूछ लें, लॉन्ग टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ भी पूछ लो। टेक्स्ट में तो ऐसी चीज है, हर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। कोई लॉ से ही प्रैक्टिकल बना है बात हो जाती, ठीक। तो इमूवेबल में लाइफ क्या है, 2 साल। 2 साल या 2 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। तीसरा बात ही खत्म करो, आप भी पेपर में ऐसा बना के आना, बड़ा अच्छा लगेगा टीचर को। एनी अदर एसेट। थोड़ा पेपर लिखने का तरीका भी होता है, हर बंदा कोई थ्योरी प्रैक्टिकल लिखता है, थोड़ा डायग्राम वर्क में लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे ही बना दो से। शीट भी बड़ी होती है आपकी, तो तीन पूरा पूरी शीट आई थिंक सो कंज्यूम करेगी चीजें, तो आराम से। और डायग्राम वर्टिंग ज्यादा टीचर को चेक होती है, यार बंदे ने कितना क्लियरली एक्सप्लेन किया। कहीं मैं थ्योरी पढ़ूं आपकी लैंग्वेज, हाँ अच्छा इसके ज्वेलरी ये क्यों ज्वेलरी ज्वेलरी, अदर जो बचा वही। अब अदर में लिख दो जो बच गया, अनलिस्टेड डिवेंचर, अनलिस्टेड अपने बॉन्ड्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, पेंटिंग्स हो गई, ड्राइंग्स हो गई, और सब कौन सा है, एनी अदर। उन सबकी लाइफ क्या है, 3 साल। सिंपल। आगे आइएगा, फॉर्मूला पढ़िए। हाउ टू कैलकुलेट, एक फॉर्मेट होता है ना, बच्चे के दिमाग में तो हाउस प्रॉपर्टी के दिमाग में है, हायर लोअर हायर, फिर क्या करके करते हो। तो इसका तो बड़ा छोटू सा फॉर्मेट है, जल्दी बोलेंगे क्या। नंबर 1 FVOC, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी वजह से, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आप लिख सकते हैं बड़े अच्छे से। और आ सकता है कंप्यूटेशन बताइए, माइनस एक्सपेंसेस। बच्चा कहता है ये क्या चीज है, मोस्टली इज कमीशन, ब्रोकरेज। जैसे मैंने प्रॉपर्टी बिकवाने को कहा कि 2.5 करोड़ का प्लॉट है, बिकवा दो, मैं कहा 2% तेरे। अब 2.5 करोड़ का 2% जॉब करेंगे, 5 लाख है, ठीक है ना। तो 5 लाख माइनस करके जो आएगा, इट्स अ नेट कंसिडरेशन, 2 करोड़ 45 लाख, 45 लाख। माइनस दो चीजें होंगी, COA COI, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर आपने भी तो प्लॉट लिया होगा। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहां के बाद शुरू होती है इन ICOA। ये क्या चीज है सर, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सरकार कहती आपके साथ धक्का नहीं करेंगे, आपने कहा मेरा प्लॉट 2004 का है, 2022 में बेच रहे हैं। सिंपल, सबको पता है वो चीज तो क्या बन गई होगी, 2002 वाली तो ठीक है। 1 करोड़ का तब लिया हो, आज तो मन करे 40-50 में ज्यादा ही बोल सकता हूँ, ठीक है सर। तो एक काम करेंगे हम, आपको कुछ CII, क्या है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपके अकॉर्डिंग नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई, ना ना ना। अब हर चीज में महंगाई इतनी नहीं बढ़ी। घर वालों से पूछेंगे, 2 रुपए पेट्रोल आज 96, 48 टाइम्स। तो मेरे फादर की फीस तब अगर 2000 रुपए भी थी, या 500 भी वो लेते थे, तो वो नहीं 48 टाइम हुई कि इसको कैलकुलेट नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा 24,000 रुपए पे है। एक महीने के पहले 500 लेते थे, 24,000 कर दो पेट्रोल के बराबर। हर चीज महंगाई एक के बराबर नहीं करेंगे। कुछ चीजें किस रेट से बढ़ी, कुछ रेट बड़े स्लो रेट से बढ़ी। अगर बात करते हैं ना, तब भी इतने की थी, आज भी उतने का ही चेंज है। इतना हाइक नहीं आया इसके अंदर। तो हर चीज के अंदर उतना हाइक पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने कुछ रेट्स दिए हुए हैं, सर क्या हमें वो रेट याद करने हैं, हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, वो रेट गिवन होंगे। एक्सेप्ट बीकॉम का पेपर है, चांसेस ये हैं गलत ना दे दें बस वो, कोई इनका पता नहीं चलता। ये बेचारे बैठे होते हैं कई हालात में, तो कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, कोई इधर उधर हो गया तो आपकी गलती नहीं हो, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। वरना एवरी ईयर का इंडेक्स आपको गिवन होगा। बट बेसिक याद रखिएगा, बेसिक 2001 का 100 वो बेस है, पहले 80 का होता था। इनका पता नहीं चलता, पुराना क्वेश्चन डाल दें तो अब 80 से पुराने नहीं होते, 2001 से पुराने नहीं है। 2001 का कितना है, 100। अगले पेज पे दिया हुआ है मेरे पास। और करंट आपको जो पेपर आना है, इट्स 21-22, याद रखिएगा। 21-22 का आपको क्वेश्चन आना है, फिर बोल रहा हूँ, जबकि अभी तो वो चल रहा है। 21-22 का तो 317, याद रखिएगा। तो ये पेपर में मैं मानता हूँ 2 याद रख लेना यार। इसके याद नहीं करना आपको कि घर बैठ के बैठो इसको याद करने, ये नहीं काम आएगा हमारे, हमें गिवन होगा। अभी दिखाऊंगा भी क्वेश्चनों में, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। बट ये इंडेक्स लगेगा कहाँ, पहली शर्त है मेरी, एसेट क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। बच्चा कहता है बट ठीक है, आप समझ गए। तभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, केसेस बताइए जहां जहां इंडेक्सेशन नहीं होती वाइल कैलकुलेटिंग LTCG।
एसटीसीजी में तो वैसे ही नहीं होती। तो क्या क्वेश्चन पूछूंगा मैं? तो एलटीसीजी में सर अभी तो आप कह रहे थे इंडेक्सेशन होती है, अभी पढ़ा रहे हो केसेस जहां नहीं होती। सर मैं फिर पूरी बात तो करूंगा। अभी मैंने आपको कहा इंडेक्सेशन दो गेन है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो होती ही नहीं, बचा कौन? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी सरकार ने कुछ चीजें हमसे छीन ली, वो ये है कि इन इन जगहों पे इंडेक्सेशन, चाहे ये लॉन्ग टर्म है तब भी मैं आपको इंडेक्सेशन नहीं दूंगा। वो कौन से हैं? 10 केस हैं, और बड़ कल हमने बड़े अच्छे से रिवाइज किए थे लिंक बना करके, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेता हूं आपके साथ साथ फटाफट। ये मेरे नोट्स में नहीं है, ये मेरे नोट्स में ओनली 3-4 पॉइंट्स है, कोई सीए लेवल पे इतने नहीं आते नोट्स आपके, वही है सारे मेरे, सीए इंटर के पेपर है। तो उसके अकॉर्डिंगली बुक से आप पढ़िएगा 2.167 पे, 2.167 पे 10 केस है। नंबर 1 केस अभी ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म डिवेंचर एंड बॉन्ड। मेरी भाषा में सिंपल, मेरी भाषा सिंपल, डिवेंचर एंड बॉन्ड का इंडेक्सेशन नहीं होगा। जब क्या कहते थे सर, अभी आप कह रहे थे 2 साल से ऊपर गया तो इंडेक्सेशन होगा। डिवेंचर एंड बॉन्ड का इंडेक्सेशन नहीं होगा, एक्सेप्ट उसके अंदर एक बड़ा अजीब सा नाम दिया, क्या? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सॉरी कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, इसका हो जाएगा। अब कहते हैं ये तो फिर गड़बड़ है, भाई तो सरकार की, तभी तो हिंदुस्तान का टैक्स सबसे मुश्किल माना गया। अगर फॉरेन का टैक्स थोड़ा है, तो सीधा बोल दिया ये ठीक है ये गलत है, अपने वाले में तो ये है फिर किंतु ये नहीं है। तो और टेक्निकल है पर अपन नहीं जाएंगे बीकॉम लेवल पे। क्या इंडेक्स वेंचर एंड बॉन्ड्स का नहीं होगा सर, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो जाए, बट एक का हो जाएगा कौन सा? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। यही वर्ड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहां जाके अदर सोर्स में। इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो अदर सोर्स में माफ है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है अदर सोर्स में माफ है, वहां जाके पढ़ाऊंगा, उस पर टीडीएस नहीं है। अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर समझते हैं, बेचना। अब वर्ड समझिएगा, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड, नाम ही ऐसा वर्ड है। स्वर्ण मतलब सोने की मुद्रा, जैसे ई मुद्रा मुथूट फाइनेंस है, लाइक दैट। उसी तरह गवर्नमेंट आरबीआई इशू करती है कि आप हमें सोने के गोल्ड में ऐसे इन्वेस्ट करिए, क्या आरबीआई द्वारा इशू है, इस पे भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय कौन है? अब देखो शेयर इंडियन, अभी आप कहते हैं सर शेयर के तो क्यों बात कर रहे हो, वैसे नॉलेज के लिए बताता हूँ, शेयर पे भी इंडेक्सेशन नहीं है, क्योंकि शेयर्स पे भी अलग लॉ लगता है। 112 है, वो थोड़ा अजीब सा था, दिखा दूंगा आज कि उसका क्वेश्चन ही वैसे बड़ा अजीब सा था, अलग ही टाइप। उसका हमारे कैपिटल गेन से लिंक बनता नहीं, आना भी नहीं चाहिए पेपर में। मोस्टली क्वेश्चन आपको पेपर में आता है लैंड एंड बिल्डिंग का, अब तक जो मैं देखा है वही फॉर फीचर ऑफ मनी बयाना वगैरह फॉरफिट कर लिया, तो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बेचता है दो बंदों को, तो क्या सीन होता है। अब तक तो यही क्वेश्चन आया हुआ आपको, या फिर हार्ड टू हार्ड एक आया हुआ है, अगर आप सीए को, करंट एसेट ना कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। बस ये दो लेवल आए हुए हैं, दोनों के ऊपर करके जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, तीसरा हो गया, अगर शेयर डिवेंचर इंडियन कंपनी के, कौन बेचता है? एनआर, याद रखो, शेयर डिवेंचर इंडियन कंपनी के बेचता कौन है? एनआर। तीन हो गए। फोर्थ पॉइंट पे आ जा, ट्रांसफर ऑफ एन अंडरटेकिंग, जिसको मैंने बता दिया था स्लम सेल, याद है? जब आप पूरे का पूरा यूनिट बेच देते हो, पूरा पूरा अंडरटेकिंग, जैसे एग्जांपल दी थी आईटीसी, आईटीसी का चलता है yippee नूडल्स, ठीक है ना, आईटीसी का फीस का है, फीस का तो सन फीस भी है उसका, ठीक है, आशीर्वाद आटा भी है, काफी ब्रांड्स आईटीसी के, टोबैको, होटल्स, क्लासमेट, काफी प्रोडक्ट्स चलते हैं उसके, वो चला रहा है। वो कहता है यार अपना yippee अच्छा नहीं चल रहा, फिर सारा बिजनेस थोड़ा बंद कर देंगे, आईटीसी उसके बैठे थे कि अपना तो काम नहीं चलता, इसको बंद कर दो यार, उस यूनिट को बंद कर दो ना, उस पूरे यूनिट को ही मैंने किसी को सेल कर दिया। और उसके चक्कर क्या था, उस यूनिट में देखो मशीनरी भी होगी, स्टॉक भी होगा, जमीन भी होगी, लेबर भी होगी, बहुत कुछ होगा। तो हम अलग अलग नहीं करने वाले, पूरे यूनिट का ही रेट होता है, पूरे यूनिट का ही रेट है, इकट्ठे ही बेच दिया, वहां इंडेक्सेशन नहीं होगा। नंबर 5 पढ़िएगा, ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बाय एंड, क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर इन कंपनी, वैसे मैं बता देता हूँ 112 है। तीन चीजों पर इंडेक्सेशन नहीं होती, दोबारा सुन लो, लिखना है तो अपनी भाषा में वहां पे लिख लेना, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, लास्ट इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। सिंपल भाषा में तीन चीज लिखी हुई है, वो कहानी सुना रहा है ये, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और एक लास्ट क्या था मैंने बोला था अपना, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, इस पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, सिक्स पॉइंट बड़ा आसान है, कोई भी यूनिट्स, फॉर समझना शेयर डिवेंचर नहीं, यूनिट्स, और वो सुन लो यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, ये भी सुन लो, ये तो कोई पेपर में पूछ ले, ये यूनिट्स वैसे लाइफ में क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, जो भी परचेज करोगे किसमें? फॉरेन करेंसी, बस जहां फॉरेनर आ गया, फॉरेन करेंसी आ गई, वहां हमने टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया। अगला, जीडीआर, वैसे याद है क्या होता है? इंडियन जो सिक्योरिटीज हैं जो फॉरेन लेवल पे बिकती हैं, जैसे रिलायंस के शेयर न्यूयॉर्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बिक रहे हैं, तो उनको जीडीआर, शेयर नहीं बोलते उनको, जीडीआर। उनके अपने यहाँ बिकते हैं, जैसे अमेरिका के बताया था एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, अपन तो ले सकते हैं भाई उनके पैसे, वो चीज है। तो जीडीआर और बॉन्ड परचेज्ड इन, कॉमन सेंस है सर, पर है ही फॉरेन के, तो फॉरेन करेंसी में होंगे, बाया, अब दिमाग लगाओ, इंडियन थोड़ा खरीदेगा, इंडियन तो शेयर खरीदेगा एयरलाइंस के, फॉरनर खरीदेंगे इंडियन के शेयर, तो जीडीआर बन गया।
इंडिया का शेयर ग्लोबल पे जब जाता है वो इधर जीडीआर, तो फॉरेनर्स खरीदेंगे फॉरेन करेंसी में, कॉमन सेंस है हमारे इंडियन रुपए थोड़ा कन्वर्ट कराएंगे वो जो बिल नहीं डॉलर्स में। मैं अपनी कोचिंग फीस कनाडा लॉन्च करूं तो लिखूंगा क्या 10,000 रुपए, अब आप फीस ही डॉलर में लिखो कि उनको पढ़ना आसान हो, पहले वो कैलकुलेटर लेके बैठे ये है 10,000 मांग रहा है पता नहीं कितने रुपए कन्वर्ट कराने पड़ेंगे यार, पर डॉलर लिखो कि मेरे तो जी $100 है, बात खत्म हुई। इस कंसेप्ट के इतने पैसे हैं, जो असाइनमेंट्स लोग बना के देते हैं बाहर के इधर, तो अपनी एक असाइनमेंट के $20 है। अब वो भी सोचेंगे कि कितने मांग रहा है ये, सिंपल $20 अपने उनकी करेंसी है, सिंपल मैं अपने को नहीं लिखूंगी, मैं तो 2,000 रुपये लूंगा। वो बेचारे बेचारे सोचेंगे कि मेरा 60 का डॉलर कितने में कन्वर्ट कराऊं, अपने को चिंता ही नहीं। सेम चीज जब मोबाइल देखते हैं फॉरन के आप, और पहले डॉलर्स मिनट है, उनकी करेंसी अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट, जीडीआर दोबारा फिर आया क्या, और बॉन्ड परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय आ क्या, रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो अपने लोगों ने परचेज करे हैं फॉरेन करेंसी में, वो हो गया। और नाइन्थ पॉइंट था सिक्योरिटी अदर देन, ऊपर की छोड़ दो, जो किसने परचेज करी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट, FIIs बोलते हैं उसको हम लोग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो हो गए जहां फॉरेन आ गया बस यार, ये समझ लो। लास्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट बाय कौन, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो ये 10 पॉइंट है, 10 में से 8 तो मैं पक्का मानूंगा। जैसे नंबर 1 डिबेंचर एंड बॉन्ड पे नहीं होता, एक्सेप्ट कैपिटल नेक्स्ट पे होता है। स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की सेल पे ट्रांसफर है, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड की शेयर जो इशू बाय किसने किए थे, आरबीआई। तीसरा कौन सा था, डिबेंचर ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयर, डिबेंचर किसने लिया हुआ है, नॉन रेजिडेंट ने, उसका टैक्सेशन नहीं होगा। नंबर 4, अगर आप पूरे का पूरा क्या बेचते हैं, यूनिट डिवीजन अंडरटेकिंग, वहां टैक्सेशन नहीं होगा। 4 नंबर 5वां कर लीजिए जीडीआर, 2 पॉइंट जीडीआर के, कौन परचेज करे जीडीआर में बताइएगा, फॉरेन करेंसी में, कौन, एनआर, तब टैक्सेशन होगा। जीडीआर और बॉन्ड परचेज करे फॉरेन करेंसी में, कौन, इंडियन रेजिडेंट, तब नहीं होगा। कोई भी शेयर डिवेंचर परचेज किया गया बाय द FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तब नहीं होगा। लास्ट, कोई फॉरेन एक्सचेंज एसेट, अगर कोई एनआर बेचता है तब टैक्सेशन नहीं होगा। और बीच में था कोई यूनिट परचेज करा फॉरेन करेंसी में, तब टैक्सेशन नहीं होगा। और एक बीच में था वो 112 है, 112 क्या था, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये चाहे इंडियन भी हो इस पे भी टैक्सेशन नहीं होगा। 2 क्वेश्चन हो गए डन है सर, ठीक हो गया। तीसरा इसके अलावा जो मेरा क्वेश्चन था आपके साथ, ऐसे तो ये छोटा सा कुछ भी पूछ लेते हैं ये, इसके बाद एक क्वेश्चन और था ट्रांसफर्स के ऊपर था, वो देख रहा हूँ कहाँ दिया है उन्होंने। 54 आ गया ना, पानी बोतल बढ़िया, वो लास्ट रूम में होगी, लड़का भी लेके गया जी, एक्चुअली लास्ट रूम से पकड़ ला जी, येलो कलर की बोतल है उनके पास छोड़। हाँ, ये पढ़ लिया था आपने कुछ, ये राजी, पेज नंबर नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन थ्योरी वैसे मेरे अकॉर्डिंग अब तक आया नहीं, वैसे आ जाना चाहिए। 2.156 पे है, 2.156 पे है, क्वेश्चन लिखिए, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ले आओ, कोई नहीं कोई नहीं, क्या पानी बोलो चाहिए, रिकॉर्डिंग नहीं है वो, बल्कि अपनी रिकॉर्डिंग हो रही है। ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज, transactions not regarded as transfer, transactions not regarded, transactions not regarded as transfer। वैसे अभी आपने 5 नंबर क्वेश्चन टिक किया था, जिस जिसको ट्रांसफर मानते हो, ये उल्टा क्वेश्चन है, किन किन चीजों को सरकार ट्रांसफर, अब सरकार का कहना है जिसको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, वही बात आ गई, तो कैपिटल गेन की बात कहां से राइज हो। जैसे उसमें था अपना अदर सोर्स में, जिसको मैं कैपिटल एसेट ही नहीं मानता, जैसे आईफोन का था, इसको गिफ्ट कर दो, अपना मोबाइल फोन फर्नीचर कहा था हमने गिफ्ट कर दो, तो उसको मैं एसेट ही नहीं मानते। तो आप कहते हैं उस पर फिर अदर सोर्स की बात भी कहां से आएगी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की तो बात ही नहीं आती। मूवेबल इमूवेबल में भी हमने वहां डेफिनेशन दी थी, शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अदर वर्क ऑफ आर्ट, वही हमारी एसेट्स हैं। तो आईफोन है ही नहीं, तो आप दे सकते हैं किसी को वॉच, दूसरी एग्जांपल दी, वॉच गिफ्ट कर दीजिए, कौन सा सस्ती है, तो उस अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स को हम ट्रांसफर ही नहीं मानते। तो ये काफी सारे पॉइंट्स है, कल मैंने को दिखा रहा था, 30 to 40 के करीब ये पॉइंट्स हैं। इन्होंने कुछ टिक करे हुए हैं, मैं आपको टिक करवा देता हूँ, आप भी वो घर पे रीड करना। पॉइंट नंबर 1 जल्दी टिक कर लीजिए, वरना घर पे एज इट इज पढ़ना आपके लिए बर्डन हो जाएगा, मैं टिक कर देता हूँ तो वही पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 1, हो सके तो साथ साथ पढ़ लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा।
एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलिए, कैपिटल एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी टू इट्स, याद आ गया वैसे, प्लस बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर भी था लिक्विडेशन आपके लास्ट सेमेस्टर में। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांटती है, समटाइम पैसे देने हैं यार, पैसे नहीं है तो एसेट दे दो, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आ गई। पार्टनर बैठे हैं तो फॉर्म बंद हो गई, पैसे है नहीं तो एसेट बांट दो, जमीन ले जाओ, मशीनरी ले जाओ, कार ले जाओ, ठीक है। तो बांटना है तो एक तरह का ट्रांसफर ही ना, सेल, बट सरकार कहती नहीं, एक तो कंपनी बंद हो गई, हम उसको तंग नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ ट्रांसफर। कि आपके दिमाग में क्वेश्चन जाए, सर ट्रांसफर कर दिया जी कैपिटल गेन, नहीं नहीं हमने तंग नहीं किया, इट्स नॉट अ ट्रांसफर। अगला पॉइंट इन्होंने टिक किया हुआ है जी, मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे पॉइंट नंबर 2 भी अच्छा है, दिखने में बड़ा है बट आसान है, इन्होंने तो छोड़ दिया होगा कि इतना बड़ा है, ये मेरे लिए आसान है, कारण क्यों, हेडिंग बढ़िए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ, जैसे घरों में हमारे डिवाइडेशन होती है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, किसमें नहीं होता, तो प्रॉपर्टी का लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटे भाई को प्रॉपर्टी मिल गई, किसी को कार मिल गया, किसी को फैक्ट्री मिल गई, किसी को मशीनरी आ गया, किसी को कैश देके निबेड़ दिया, तो सरकार कहती टोटल पार्टीशन हो जाए, टोटल समझते हो, सारा बंटवारा हो गया। मैं क्या, अब करने लगे तो सारा ही करो, फिर बिजनेस भी, घर बार भी, कोई तू किराए पे ले, फलाने पे ले, अपने को नहीं पता क्या सिस्टम है क्या ना, ठीक है, सारा ही हो गया। या क्या था पार्शियल, हमने बिजनेस रख लिया जी, घर बार उन्होंने कर लिए कि चल तुझे घर वहां दिलवा देते हैं, ये बेच के तुझे पैसे दे देते हैं, तो हुई तो बंडी ना, जो बोलते हैं पंजाबी वर्ड में हम, पार्टीशन हुई। तो उस पार्टीशन में जो भी चीजें आपको मिली या आपने बेची, कोई ओनर होगा फादर, और उन्हें बेच के, जैसे मोस्टली क्या था, पंचकुला साइड एक नॉर्मल घर भी 3-4 करोड़ रुपए के सर, इनको बेच के अगले के 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं जो भी है, सबको दिला दिए पीर मसले फ्लैट, कि चलो काका 50-50 लाख का फ्लैट लो, ये हो सकता है। 3-4 करोड़ का यहाँ सामान बेचा, सबको अपना अपना हो गया, लड़ाई झगड़ा तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे आपने कुछ किया नहीं, वो दिला दिया फ्लैट, सबके हो गए 2 करोड़ रुपए, बाकी जो बचे सबको 50-50 लाख कैश, ये रखो भाई, बिजनेस करो ना करो, खराब करो, जो आपकी इच्छा है, ये पड़े। अभी हुआ तो डिवाइडेशन ना, प्रॉपर्टी फादर के नाम थी, बिकी, बिकने पे पैसे आए, गेन आया 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए गेन भी आया होगा, तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज आपने वो पार्टीशन के टाइम हुआ, आपके घर में क्लेश चल रहा है, हम टैक्स लेने आ गए, अगर तू बस तू आजा साले, तू भी आजा, उसमें वाली बात है। ये जो तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई बहन में आपस में, तो कुछ है, तो सरकार कहती एचजीएफ में ये होता है, क्योंकि अनडिवाइडेड फैमिली थी, सब इकट्ठा था, पहले ले भी जा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर इकट्ठे हो गए, करा दो उसके नाम रजिस्ट्री करा दो, फलाने करा, छोटे के नाम करा दो, उसकी करा दो, फिर अगर अब आप उसके बाद सोचते हो कि नहीं इसके नाम नहीं करानी, का क्लेश होगा, ठीक है ना, तो बड़ा सोच समझ के फैसला। तो डिवाइडेशन टाइम कुछ भी ट्रांसफर होना डजंट मीन ट्रांसफर, तो ये इजी पॉइंट है, वैसे लंबा देख के छोड़ दिया होगा, लिखा हुआ है, बट दिस प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द एसेट्स ऑफ एचयूएफ आर सोल्ड बाय करता, हाँ ये गलत है, अगर आप एसेट बेचते हैं इट्स अ डिफरेंट थिंग, ट्रांसफर करना, कि आज क्या तू मालिक है इस चीज का, इसका तू मालिक है, ये चीज तेरे नाम से, मेरे नाम की चीज हो, मैं ब्रदर के नाम कर दूं, बेची नहीं, ट्रांसफर करी, तो इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, जबकि होती है ट्रांसफर, ये एक्सचेंज हो गया, सेल हो गया, नहीं मानेंगे, ठीक। हाँ करता वैसे नॉर्मल लाइफ में कोई चीज बेच देता है, तो सर ट्रांसफर, ये तो कॉमन सेंस है, मेरे नाम कोई चीज है, मैं बेच के पैसे कमाऊं यार, कैश रियलाइज कराऊं, तो इट्स ओनली मनी, इट्स अ ट्रांसफर, तो कैपिटल लगेगा। अगला पॉइंट, पॉइंट टिक कर लीजिए, थर्ड, उसको ज्यादा मत लिखिएगा, मैं तो थर्ड भी टिक करा रहा हूँ, उसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन पेपर में लिखाइएगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन, क्या, एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल और एन इररेवोकेबल ट्रस्ट, आपके लिए आसान हो जाएगा, ये तो इसलिए याद रहेगा, वर्ड्स आना है, गिफ्ट, विल भी ज्यादा है, वसीयत, कोई दादा दादा के नाम पे आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी आ गई, तो उस पे उसको ट्रांसफर, हाँ जिस दिन आप बेचेंगे, हाँ उस दिन ट्रांसफर है, तो पहले दिन बीच में हमने रुका नहीं इसमें, जैसे इसमें केस था मंजुला जयशाह का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, बड़ी पुरानी कमिटमेंट है, इसके अंदर अभी आएगा क्वेश्चन, 2004 में प्रॉपर्टी ली फादर ने, सुनने वाली बात है, 2016 में मुझे दे दी, मैंने 2023 में बेच डाली। पॉइंट ये था, सुनने वाली बात ये है कि आज जो बेचूंगा रेट तो वही होगा, 2 करोड़ मान लो, जो मैंने बेचा, कॉस्ट कौन सी लेंगे, जिस दिन मुझे प्रॉपर्टी मिली वो, या जिस दिन फादर ने परचेज की थी वो, जिस दिन फादर ने परचेज की थी, यही मंजुला जे शाह का केस था, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर, मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो फ्री मिली है, गिफ्ट और विल, हाँ मेरे टाइम पे सरकार मजे लेगी कि तेरे टाइम पे साइड प्रॉपर्टी का रेट ये था, मगर मेरे टाइम तो तब लोग अगर मैंने कुछ दिया होता, तो यही मंजुला जेशा को केस में डिसाइड हुआ था हाई कोर्ट में, कि कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, फिर लड़ाई होगी, पीरियड कहां से लेंगे, वो इंडेक्स का चक्कर पड़ेगा, मगर पीरियड बी फ्रॉम प्रीवियस ओनर, फादर के टाइम से, नॉट कि मेरे टाइम से 2015 से, तो इंडेक्स बड़ा कम हो पाएगा ना, कहीं इंडेक्स 3 गुना के करीब 105 317, तो कहीं आज के टाइम पे इंडेक्स, सब कुछ कहां से लिया जाएगा, फ्रॉम द, अब बच्चा कहता है ये क्यों जी, ऐसा क्यों, वही तो रेफरेंस दी मैंने आपको, केस लॉ की रेफरेंस है, बुक में लिखा हुआ है,
ये कैपिटल गेन नहीं है जी, प्रॉपर्टी वाले नहीं आएगा अभी। ये है अगला पॉइंट, फोर्थ भी इन्होंने कर लिया, पॉइंट अच्छा है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी, नाम सुना हुआ होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कोई एसेट दे, वैसे बताता हूं मैं, सब्सिडरी होल्डिंग को कोई एसेट दे, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं है, बस कंडीशन है नीचे दो। क्या कंडीशन क्या है जी, जो सब्सिडरी आप क्या होनी चाहिए अपनी इंडियन कंपनी, कॉमन सेंस है यार, फॉरेन होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, कारण यहां से एसेट फॉरेन जा रहा है, फॉरेन से एसेट इधर आ रहा है, फॉरेन को नहीं हम ऐसे अलाउ करने देंगे, इंडिया हो तो आप तो सोच के देखो, मेरी भी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई के नाम कर दी, तो सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार कहती बिकी थोड़ी है, कभी तो धीरज बेचेगा, उस दिन हम टैक्स ले लेंगे। और सरकार हर की जीत पे नुक्ताचीनी करे, दिक्कत नहीं। गिफ्ट ऑफ इंडिया में माफ है, फादर में फैमिली ब्लड रिलेशन में उसने इनको गिफ्ट दिया, मेरे मदर ने मुझे 5 लाख गिफ्ट दिया, और कहते हैं इनको पकड़ो, उन्होंने 5 लाख गिफ्ट दिया, क्या पकड़ना है, सारे 5 लाख मेरे पास ही आया, मैं भी तो कहीं इन्वेस्ट करूंगा ही, तो मुझसे टैक्स ले लेना। हर चीज पे गवर्नमेंट तंग नहीं कर रही, ट्रांसफर्स पे जहां जेन्युइन बनता है वहां टैक्स लिया, कुछ चीजों तभी हमने माफ कर दी, ठीक हो गया। तो दोबारा बोल लीजिए एक बार, पहला पॉइंट, लिक्विडेशन पे शेयर होल्डर को कोई भी एसेट मिली, ट्रांसफर नहीं है। दूसरा, पार्टीशन के टाइम कोई मिली, ट्रांसफर नहीं है। गिफ्ट में कोई एसेट मिली, ट्रांसफर नहीं है। होल्डिंग सब्सिडी को दे, अगला पॉइंट वैसे उसका ऑपोजिट है अपना, जो नीचे पांचवा दिया है ना, वो पेपर में उल्टा लिखाना, अगर सब्सिडी किसको दे, होल्डिंग को, तब भी ट्रांसफर नहीं है। बस कंडीशन एक और है, एक कंडीशन क्या, सब्सिडी इंडियन होनी चाहिए, दोबारा। दूसरी कंडीशन, होल्डिंग के पास, बड़ी अजीब बात है वैसे, 100% शेयर होने चाहिए किसके, सब्सिडरी के, जिसको कोड वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, होली ओन्ड सब्सिडरी, WOS बोलते हैं इसको। वैसे तो आपको पता है 50% से ज्यादा स्टेक कर लो तो आप उस कंपनी की होल्डिंग बन जाते हो, दूसरी आपकी सब्सिडी बन जाती है, बट यहाँ 50 नहीं चाहिए मुझे, यहाँ कितने चाहिए, 100%। तो ये थोड़ा अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट द्वारा, ये एक्चुअली इसमें 5 इतने ग्रिप से क्यों बता पा रहा हूँ, मेरे नोट्स में 5 ही, ये 5 तो हम पक्का पढ़ा के चलते हैं। नंबर 1 क्या, द्वारा बोल लीजिएगा, कोई भी ट्रांसफर कर दिया एसेट, लिक्विडेशन के टाइम शेयर होल्डर को ट्रांसफर नहीं है। दूसरा, पार्टीशन के टाइम कोई एसेट मिलनी मेंबर्स को, ट्रांसफर एचयूएफ में टोटल हो या पार्शियल हो, अच्छा बना देना, ट्रांसफर नहीं है। गिफ्ट और विल में या इररेवोकेबल ट्रस्ट में कोई प्रॉपर्टी मिली, ट्रांसफर नहीं है। होल्डिंग सब्सिडी को दे, सब्सिडी 2 पॉइंट है वैसे, होल्डिंग सब्सिडी को दे, सब्सिडी होल्डिंग को दे, ट्रांसफर नहीं है। बस कंडीशन वही है, जो जिसको दे रहे हैं वो इंडियन होनी चाहिए। अगर होल्डिंग सब्सिडी को दे रहा है, सब्सिडी इंडियन होनी चाहिए, और होल्डिंग के पास सब्सिडी के 100% शेयर होने चाहिए। सब्सिडी होल्डिंग को दे रही है, सेम कंडीशन, होल्डिंग इंडियन होनी चाहिए, और सारे शेयर तो उसके पास होंगे तभी उसको दे रही है। सर फर्स्ट वाले में थोड़ी है 100%, किसमें जी, कि अगर होल्डिंग सब्सिडी को दे रही है तो होल्डिंग के पास तो होंगे होंगे 100% होनी चाहिए 100% होली ओन्ड, हाँ। तब भी 100 होने चाहिए कि सिर्फ सेकंड केस में, ना ना, पहले केस में, दोनों केसेस में? दोनों केसेस में। तो नेक्स्ट आ गया, इन्होंने कोर करा हुआ बड़ा अच्छा पॉइंट, आपने सुना होगा अगर, 6 पॉइंट है, अमेलगामेशन वर्ड सुना कभी, अमेलगामेशन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, डेटा कॉपी है, तो होल्डिंग और ये एग्जांपल आपको मैच कर जाएगी, कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसकी जो एसेट उठाती है तो उसको ट्रांसफर नहीं मानते, जो अपनी एसेट उसको देती है उसको ट्रांसफर नहीं मानते, तो सेम कॉपी पे, मतलब होल्डिंग और उससे मिलता जुलता हो गया। तो 6 पॉइंट मैंने टिक करा दिए वैसे अपने अकॉर्डिंग, इन्होंने करा हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 टिक कर लीजिए, ये भी डेटा कॉपी पॉइंट है, मतलब आपको रेलेवेंट पॉइंट याद करा रहा हूँ। कभी नाम सुना डीमर्जर, कभी सुना हो, जब एग्जांपल नहीं दी थी यूनिट बेचना, वो था डी, एक होता मर्जर, इकट्ठे होना, हाँ वही चीज है। डीमर्जर अपना यूनिट ही बेच देना, जैसे मुझे लगा कि मेरा इस यूनिट में ना घाटा चल रहा है, जैसे मैं अभी +1 +2 BCom CA सब पढ़ा रहा हूँ, अपने को लगा यार +1 +2 में वो बात नहीं रही, अब बस ये में अच्छे हो रहे, यूनिट ही छोड़, पढ़ाना समझ छोड़ देंगे कि हाँ जी उससे दुखी हो गई, बच्चा हट गया, छोड़ दो साला को, सिंपल हो गया, अपना सीए पढ़ाओ, वहां 6 पैसे कमाओ, सिंपल है, चंडीगढ़ पढ़ना शुरू कर दो। तो ये थोड़ा कि पढ़ाना ही छोड़ देंगे, तो सेम आईटीसी कंपनी को लगा कि ये हालात बुरे हैं, छोड़ दो, तो मैं कहा किंगफिशर, उसका सारा कुछ अच्छा चलता है आपको पता है, हाँ ठीक है, और उसके बाद एयरलाइंस नहीं चली, ठीक है, और सारा एयरलाइंस के चक्कर में मार खा गया, वरना मार खाने वाला बंदे नहीं था वो, तो अच्छा वाला बिजनेस सेटअप है, सब कुछ ठीक है, और उस चक्कर में उसने सारे पैसे जितने बिजनेस से कमा रहा है एक ही जगह लगाई जा रहा है। जैसे मैं, कई लोगों को शेयर मार्केट की आदत होती है बहुत ज्यादा तकड़े वाली, वो कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, मैं यहाँ से कमाई जा रहा हूँ, कमाई जा रहा हूँ, जितना पैसा आया सब लगाई जा रहा हूँ, वो सारा डूबी जा रहा है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं और लगाई जा रहा हूँ, वही लगाई जा रहा हूँ, तो मुझे इधर भी लॉस दिखना शुरू हो जाएगा कि यार ये काम भी बेकार है, छोड़ देते हैं, साला इसी को कमा के लगा रहे हैं। वो सोचा ही नहीं, वही इसी ने सुना था, वो एयरलाइंस को प्रमोट करने के लिए पागल हो रखा था, कि नहीं जी एयरलाइन तो चला के दिखाने, जहां तो हवा में उड़ेगा, नीचे नहीं खड़ेगा, उड़ा ले भाई, अब खाली जहाज उड़ाएगा तो खर्चा होना ही होना, और जितना जहाज है, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस मारनी आती, वो तो क्या चीज है, सिंपल सोचने लगा था, उसको डूबने वाली कंपनी वही थी। अच्छा बड़ा उसका बिजनेस चलता है लीकर का, आपको तो पता ही है, अल्कोहल का सब पता होना चाहिए, 80 से 90% तक प्रोडक्शन एंटायरली उसकी थी वो, अपनी जैसे बियर्स में अगर चलती हो, बट ठीक है, बंदे के हालात बुरे आगे तो बैठ गया, वरना कंपनी डूबने वाली नहीं थी, वो सारा पैसा जहां से कमा रहा है
इन्वेस्ट एक जगह करी जा रहा है, ये चीज है। नेक्स्ट आइएगा, पॉइंट हो गए जी 7। डन है सर, मतलब ये अगर मैं सोचूं 4 5 6 7 4.6 में पहला होल्डिंग सब्सिडी, सब्सिडी होल्डिंग, अमेलगामेशन, अमेलगामेशन टू अमेलगामेटिंग, अमेलगामेटेड, और ये रहा डीमर्जर। पढ़ लीजिए, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ओन्ड बाय डीमर्ज कंपनी टू द रिजल्टिंग, वर्ड समझते हो, रिजल्टिंग मतलब न्यू कंपनी। मैं तो पुरानी कंपनी जो डीमर्ज हो गया, मुझे कोई तो टेक ओवर करेगा। जैसे एग्जांपल दिया था, टाटा ने एक्वायर किया था एयर इंडिया, एयर इंडिया। अब पहली वाली पॉइंट तो क्या था, एयर इंडिया पहले टाटा के पास थी, फिर गवर्नमेंट के पास आ गई दोबारा, फिर हाँ, उसको जब बेचने लगे हिंदुस्तान, गवर्नमेंट तो वैसे हर चीज से भाग ही रही है, भागना भी पड़ेगा, बहुत ही नुकसान ही इतने, इतने सारे इन्वेस्टर्स बुलाएगी एयर इंडिया को, उठा के ले जाए। अलग था कौन उठा के लेके जाएगा, इसके पीछे 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जी। लोग कहते हैं एयर इंडिया मैं खरीद लूंगा, कहता खरीदो, जहाज थोड़ा खरीदने हैं, उसके पीछे जो डेट्स है वो तो खरीदने पड़ेंगे। चंगे चंगे जापान के, न्यूयॉर्क के बिल्डर बुलाए गए थे, लोग बुलाए गए कि देखो जी कोई है इन्वेस्टर आपको देंगे, वो कहते कोई भी नहीं आया। अला कारण क्यों, बोला बैलेंस शीट देखता है भाई साहब, बैलेंस दिखाइयो, डेट ही डेट दिख रहे हैं, एसेट तो है ही नहीं, एसेट जहाज है अकेले, ये क्या दिखाएंगे। तो टाटा ही एक इकलौता ऐसा बंदा है हिंदुस्तान का जो रिलायंस से थोड़ा डिफरेंट चलता है कि भाई चलो कोई नहीं, कमा तो पर ही है। फिर अगर आप उसको बताओ 75% वो अपनी इनकम का हर साल क्या करता है, डोनेट है बंदे का। और मेजा तो वही बस संभाल के बैठा है हिंदुस्तान को, एकदम हाथ खड़े कर दे। मुकेश अंबानी भी करता है अपनी जगह में, ठीक है, पर वो सबसे सुप्रीम लेवल वो बंदा है। अब उसने उठाई है इंडिया। अब अगर वो हिंदुस्तान की सोच के देखिए, अपनी एयरलाइन भी ना हो, यार बड़ी शर्म की बात है। अब कहते हैं इस देश का क्या कहता है, साले उसमें एयरपोर्ट भी नहीं है, ठीक है ना। तो वही लानत वाली अपने पे हो जाती है। तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टर्स आगे आए, उन्होंने भरोसा दिखाया, बाहर कितने लोग बुला लिए, कोई नहीं आया, अपना ही बंदा काम आया, ये चल मैं ही उठा लेता हूँ, मैं ही कैरी करता हूँ इसको, मैं ही चलाता हूँ, क्या सिस्टम है, तो वो सिस्टम है, ठीक है। तो नेक्स्ट रहिएगा, इसके बाद इन्होंने टिक किया हुआ है, अच्छा है, पॉइंट अगर आपको याद हो जाए, वैसे याद नहीं रह पाएगा, मैं आपको पॉइंट बोल देता हूँ जो इजी है। पॉइंट नंबर है जी 2.159 पे, ये नंबर देख लेना कौन सा, 17 है, हाँ 17 है। कन्वर्जन ऑफ, तो लिखते हैं रोमन में, अब तो बहुत टाइम पढ़े हैं ये। हाँ हाँ भाई ठीक है, 27 हो गया, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं गलत बोल दूंगा। 27 है जी। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू इक्विटी शेयर मींस दैट आप कंपनी से बाहर ही निकले। पहले प्रेफरेंस शेयर लिए थे, उसी कंपनी के क्या ले लिए, इक्विटी में बाहर थोड़ा गए हैं, तो कंपनी कहती कोई बात नहीं, कभी तो बाहर आएगा, वही बात है। इक्विटी शेयर जिस दिन बेचेगा उस दिन ट्रांसफर लगा लेंगे, और कंपनी के अंदर ही खेल रहा है, इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट। वैसे इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट, जैसे एफडी कराई वहीं पे फिर दोबारा एफडी करा दी, जैसे आजकल बड़ा कंसेप्ट चल रहा है, एफडी कराओ, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है 3 3 महीने बाद, वो कहते हैं जी इसको भी री इन्वेस्ट करना है क्या, मैं कहा नहीं नहीं, पहले दे दो एक बार, मैं देख लूं ब्याज आता नहीं आता कि साला उधर ही घूमी जाए। अपने को बनी बंदे को पता ही ना चलेगी, कुछ आ भी रहा है कि नहीं, वही शौक में खुश हुई, अरे एफडी है 5 लाख की। मैं कहा तू पहले दे एक बार ब्याज, में फिर सोचूंगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो वही चीज है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर ऑफ दैट कंपनी शैल आल्सो नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। 8 पॉइंट्स हो गए, इन्होंने को टिक किया हुआ है, अगले पेज पे है, आइए जल्दी। पॉइंट नंबर है 35। ये पता लगता है मैडम ने सारे ना छोटे छोटे देखे टिक करे हुए हैं कि हाँ निके निके से, ये पढ़ लेते हैं, तो पढ़िए जी। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ट्रांजैक्शन ऑफ अ रिवर्स मॉर्गेज अंडर अ स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी के लिए आपको मैं थोड़ा वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया था सरकार का ये, व्हाट डू मीन बाय रिवर्स मॉर्गेज, इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या है। पर पॉइंट क्या कर पढ़ लीजिए आप, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट रिवर्स मॉर्गेज में करनी है, उसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानते। अगला होता है सेम है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ स्पेशल पर्पस व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट एलोकेटेड बाय ट्रस्ट, इसको भी ट्रांसफर नहीं मानते। तो आई थिंक सो 10 पॉइंट्स है मेनली, आप एक दो पॉइंट और देख लेना, लास्ट है, इसके बाद थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। अब रिवर्स मॉर्गेज चीज क्या थी, 5 मार्क्स नहीं आ गए। नहीं ये बड़े में आ रहा जी, जो मैं आपको कह रहा इंडेक्सेशन केस वाला, वो 8 नंबर में आया हुआ है, 7 नंबर में, बल्कि 8 में एक क्वेश्चन रह जाएगा आपका थ्योरी बस लास्ट, वो है 54 की एग्जाम्पशंस, जो उसने पूछी हुई है इंडिविजुअल की। इन ना इसमें जी 54 की जो आपके नोट्स में भी बीच में है, नोट्स में कहाँ पे है, 2 मिनट, नहीं बीच में है, एक मैंने पीडीएफ आपको और दी थी उसके लास्ट में भी, ये तो मैं आपको इकट्ठी करके भी भेज दूंगा दोबारा से। ये रहा पेज नंबर 10 या 11 है, 10 है, ये 5 तो यहाँ मिल गए सेक्शन आपको, 54, 54 बी, 54 डी, फिर ईसी और एफ, 5 तो ये हैं बड़े अच्छे, जिसको यार याद करके जाओ, पेपर में आना ही आना है, मतलब ये समझ लो डैम श्योर। कितने मार्क्स? 8 नंबर का, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है निखिल इसमें,
7 का उनमें से कुछ डाल देते हैं यार, ट्रांसफर डाल दें, नॉट इन एक्सेशन मान लें, ट्रांसफर पूछ लें ये जिसको ट्रांसफर नहीं मानते अभी बड़ा वो पूछ लें, या ये 5 पॉइंट, ये 5 तो पक्के हैं। और एक मैंने नोट्स दिए थे यार, पता नहीं अदर सोर्स के साथ है 2 पेज, मुझे इसलिए ये याद नहीं है। ये देखो लास्ट में पेज होएगा एक, ये रही ये लास्ट में आ जा, ये रही 2 सेक्शन। ये कौन सा अदर सोर्स में? अदर सोर्स में 2 पेज हो रहे हैं, मतलब एक पेज के अंदर 2 सेक्शन। कौन सा सेक्शन है पढ़ना? 54 जी ए जी बी। एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है ना, इसमें स्पेशल नोट्स निकाल के दिए थे आपको। ऐसे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 रहते हैं, एच और डबल ई इज इक्वल टू ई सी, वो दोनों का सेम कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो मैं ई डबल ई नहीं करता। उन्होंने बोला यार वो मुझे ना प्रॉपर नहीं पूछेगा, यही सेक्शन बताइए। उसने क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, डीपली में दिखाऊंगा। एक्सप्लेन द एग्जाम्पशंस अवेलेबल टू इंडिविजुअल अंडर चैप्टर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54। और गेम ही बड़ी खेल गया, ये इंडिविजुअल को जितनी एग्जाम्पशंस मिलती है सारी बताइए। और मैं नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिविजुअल को सारी मिलती है, इंडिविजुअल को सारी एग्जाम्पशन मैंने बोल दिया ना, सारी पढ़ लेना। 54 अपना बी याद रखना, आपका काम है। 54 है घर बेच के घर, 54 बी है जमीन बेच के जमीन, चाहे गांव में या शहर में। 54 डी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट अंडरटेकिंग, आपकी बिजनेस टेक ओवर कर लिया इंडस्ट्री का। ईसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए 5 साल के लिए, नहाए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर फाइनेंस इंडियन रेलवे, उसके बॉन्ड्स में लगाइए। और टाइम पीरियड देखो, लिखना तो आपके ऊपर है यार, अब उसको कितना अच्छा लिख पाते हैं थ्योरी में। कौन इन्वेस्ट करेगा, कितने टाइम में करेगा, कि कौन सा गेन होना चाहिए, कैपिटल गेन अकाउंट्स किंग यहाँ चाहिए। क्वेश्चन हो रहा है हुआ, मैं अभी ढूंढ के बताता हूँ। पेपर में 5 नंबर में हुआ, डिफाइन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, सीजीएस जो बोलते हैं ना हम लोग, वो भी दिखाता हूँ मैं, वो आया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। पेंडिंग है यार रखना, ठीक है, अभी देख लेंगे इसके बाद कहाँ पे है। और अगला था अपना एफ, कुछ भी बेच के, कुछ भी कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बेच के घर लेना, घर बेच के घर लेना। जो जी और जी भी है मैंने रीडिंग करवाए थे, आपको यहाँ से पढ़ने पड़ेंगे। 2 और हैं बुक से पढ़ने हुए, एच मतलब लेंथ के लिए है, वरना अदरवाइज आई थिंक सो मोर देन सफिशिएंट है। 5 7 बहुत है यार, मैं तो कह रहा हूँ अगर जेन्युइन इसको लिखने लगे मेरे अकॉर्डिंगली आराम से, क्योंकि एक सेक्शन जो बड़े वाला है वो 1 पेज आराम से ले लेगा, क्योंकि हेडिंग ही बहुत है। हेडिंग क्या, एसेट कौन सी, अक्वायर कौन करेगा, कितने टाइम में अक्वायर करनी है, पूरा अच्छे तरीके से बन सकता है इसके बारे में। और अक्वायर करके उसका फॉर्मूला क्या, कितना गेन माफ होगा, लोअर जितना गेन हुआ, और सी एन ए याद है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। फिर लास्ट में लिखो विड्रॉ, अगर आप ये कंडीशन तोड़ते हैं, जैसे घर ले लिया 3 साल तक वो घर को बेचना नहीं है, अगर बेचेंगे तो क्या होगा। आई थिंक सो देयर इज दिक्कत नहीं है, बड़ा आराम से। और थोड़ा बेसिक तो लिखेंगे, पहले तो इंडिविजुअल कैपिटल गेन की बात चलेगी, कैपिटल गेन क्या है थोड़ा, फिर एग्जाम्पशंस की बात चलिए 54। तो सर ये सेक्शंस है, एक एक करके सेक्शन का नाम बड़े याद करके जाना। कोई नाम से ना थोड़ी ग्रिप आ जाती है टीचर को, कि वो इसकी बात करने वाला मुझसे, अब प्रॉपर्टी की हो सके एग्जाम्पल बन जाए, फिर तो बस सुप्रीम है। कुछ भी एग्जाम्पल लेके, और तंग नहीं करना होता किसी को, सिंपल लिखो राम सोल्ड प्रॉपर्टी पर रुपीज 2 करोड़, सिंपल है। एंड ही इंडेक्स कॉस्ट, आपकी बोलेंगे कॉस्ट, अब सीधा बोलो इंडेक्स कॉस्ट कितनी है उसकी, 1 करोड़ 20 लाख, तो कितना गेन आ गया, 80 लाख। एंड सर लॉन्ग टर्म, ठीक है। हाँ इसके नोट्स के ना ऊपर एक चीज लिखी हुई है, क्या चीज, ये देखो जो मैं एग्जाम्पशंस का पढ़ रहा था, पहला ही सेक्शन है 54, देखो दिख गया, उसमें एक नेचर ऑफ एसेट का कॉलम है पॉइंट नंबर 2 पे, मिल गया। एलटीसीए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अब दूसरे में पढ़, ये कह रहा हूं। तो वहां ये याद रखना, पेपर में थोड़ा अच्छा बन जाएगा दिखा के, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे है। एसेट डे 1 से क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म। जैसे मान लो जिस घर में मैं रहता हूँ, मैंने अभी घर लिया, आज 2023 हो गए चलो, तो ठीक है मैंने घर लिया, 15 दिनों में बेच दिया, तो मैं फिर घर ले रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं मिलेगा, क्यों, अभी तो तूने घर लिया था, अभी तूने 15 दिन पहले। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में लाइफ क्या है, 2 साल, 2 साल इमूवेबल में 2 साल है। 2 साल से ज्यादा टाइम हो, जैसे आपके घर आपके हो गए, आपको 2 साल ज्यादा हो गए घर रहते हुए, तो अगर उसको आप बेच के पैसा इन्वेस्ट करेंगे, देन आप इस सेक्शन में लाए कर सकते हैं। और मोस्टली करते भी अपन हो गया, घर बेच के घर ही लेना, वो कहा जाएंगे, ठीक हो गया, या फ्लैट्स ले लेंगे, वो भी इसी का पार्ट है। तो जहां लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों है वो याद रखना। तो इसकी जो एक कंडीशन नहीं लिखी हुई प्रोविजंस, ये भी याद करके जाना। असेसी कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल। नेचर ऑफ एसेट लॉन्ग टर्म, एसेट ट्रांसफर घर बेचा या लैंड बेची उसके साथ। अगला पॉइंट क्या है, न्यू एसेट जो परचेज करनी है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी ना, हाँ ये ना कहना हम केस बना देना, अगर आप कनाडा परचेज करते हैं तो नहीं मिलेगा, कि मैंने कहा था, हमने कहा था सर घर लेना है, मैंने कनाडा ले लिया, आपने कब कहा इंडिया लेना है, इंडिया में घर लेना है, तभी बेनिफिट देंगे ना, पैसा इंडिया में ही रहे। अगला पॉइंट टाइम लिमिट, ये बड़े अच्छे से बनाओ। अगर घर परचेज करना है
एक साल पहले परचेज कर लो, या सेल से 2 साल बाद परचेज कर लो, या फिर बनाना है अगर तो 3 साल के भीतर, ऊपर बनाना बाद में, फिर पहले नहीं भी इसलिए गाने बनाना बाद में, डेट ऑफ कन्वर्जन से, सेल से। डिपॉजिट स्कीम मींस दैट क्या होता है, यही तो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, यही तो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब 5 नंबर में पूछना कि बुक का थोड़ी तुकड़ी बनती है, ऐसा क्या? लिखने को तो एक लाइन है अच्छी वाली, क्या? अगर आपको कभी गेन होता है तो आप एकदम से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यू हैव द ऑप्शन टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक, सरकारी बैंक के साथ। अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। फॉर द टाइम बिंग आप पैसा वहां पे जमा कराइए, जब वो टाइम पीरियड लैप्स होने से पहले पहले वो पैसा वहां से विड्रॉ करके क्या कर लीजिए, यूज स्पेंड कंस्ट्रक्ट, जो आपने करना है। अगर आपने यूज ना करा तो उस पैसे को डीम्ड कैपिटल गेन मानते हुए सरकार आपसे उस साल क्या ले लेगी, टैक्स ले लेगी। एक्चुअली तो ये वर्ड है। अब उसपे 5 नंबर में कहानी लिखूं बैठ के, फिर लिख दो सब में यार इसमें भी स्कीम एप्लीकेबल है, घर बेच के पैसे आए उसको जमा करवा दो, तो यही हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे, ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट आप देख लेंगे, बोलो जल्दी बोलिए। डन। अब इसको आप मुझे लगता है क्लोज करते हैं, बस थोड़ा न्यूमेरिकल पे जोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं देख लूं अगर कैपिटल गेन का कहीं मिल जाता है लिखा लिखाया, किसी को मिले तो प्लीज काइंडली ग्रुप में शेयर भी कर देना। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कहीं बुक में लिखा हो, आ रखा है यार, मुझे ऐसे होता है इनका पता नहीं चलता कि कभी घूम जाए दिमाग वगैरह, कहीं एग्जैक्ट लिखा हो सेम वर्ड। जर्नली तो लिखा हुआ है, एग्जैक्ट ये लिखा हुआ व्हाट इज नहीं है। ऐसे तो सब में लिखा होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या है, ऐसे तो सब में है। ये रहा शायद 2.190 पे देखना, पर ये जर्नली है यार। ठीक है, एक का पढ़ लेना तो सबके काम आ जाएगा। 2.190 पे सर मिला। अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, वैसे ये एक सेक्शन का है शिवांक, इसको बना देना उसके अकॉर्डिंगली कि ये एक सेक्शन में नहीं। आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ पहले सेक्शन में भी स्कीम है, दूसरे में भी स्कीम है, तीसरे में भी है। हाँ उसमें नहीं थी, इसी वाले में, बॉन्ड्स वाले में, क्योंकि आपने कहा था 6.5 महीने का टाइम है। तो बैंक में रखेगा या इन्वेस्ट करेगा, प्लीज ये एक्सेप्शन दिखाना बड़े बड़े अक्षरों में कि इसी वाले सेक्शन में नहीं है, बिकॉज वहां तो इन्वेस्ट करना है 6 महीने में, डेट ऑफ ट्रांसफर से। ठीक हो गया और डन। ठीक है, एक बार आप यहाँ से पढ़ लेना, अच्छा बन जाएगा। हाँ जी बोलिए। Explain different capital gain exempted to income tax. डिफाइंड क्वेश्चन दिखाना। Second question. एक्सप्लेन डिफरेंट कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड टू Income tax. इनकम टैक्स। ये 2017 में है. तो ये जिसको ट्रांसफर नहीं मानते, और तो कैपिटल गेन माफ है ही नहीं, जिसको आप ट्रांसफर ही नहीं मानते वो कैपिटल गेन नहीं आएगा, सिंपल पॉइंट ये है। इसके अलावा मैंने तो कहीं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कहीं देखा नहीं यार, कहीं आपको एग्जैक्ट मिल गया तो बता देना, वरना मेरे अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से पढ़ जाना, आई थिंक सो ज्यादा ठहरेगा। बोलो क्या कहते हो? ठीक है जी। मैं यहाँ देख लेता हूँ कहीं यहाँ ना मिल जाए, ये पीछे समरी दी हुई है ना, एक बार इसको भी यहाँ से देख लेना कहीं कुछ हो। नहीं है, नहीं है। चलो फिर तो यार 2.190 पे है, एक सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है व्हाट इज द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसी में बाकी सेक्शन का भी क्या दे देना, रेलेवेंस वो आ रखा है, इसलिए मैंने टिक करवा दिया और कुछ नहीं। डन है। लो एक पहले काम कर लेते हैं, इसको सारा छोड़ के लॉ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। आओ समरी में, अपनी समरी है, जल्दी आ जा अदर सोर्स में, यार आपके पास नोट्स हैं? हाँ जी आप यहाँ से अदर सोर्स में अगर है तो समरी फटाफट देखिए, मुझे 4 सा रिवाइज करना है बस, फालतू तो नहीं अपना करेंगे। अदर सोर्स अलग नोट्स है जी, होंगे तो सबके पास, अगर किसी के पास ना भी हुआ तो मुझे बता देना, मैं सॉफ्ट कॉपी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मैं सारे डाल दूंगा, सारे डाल दूंगा, कोई देखनी पड़ जाती है। ये वाली हाँ, इसका स्टार्टिंग पेज था ना, अदर सोर्स है। कभी शुरू, अदर सोर्स का फर्स्ट पेज तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे ही नाम पढ़ने है तो इनकम पढ़ लेना, क्यों आ जाता है यू राइट एनी 5-6 नेम्स ऑफ अदर सोर्स इनकम। बच्चे को टाइम पे ना मानोगे नाम भी नहीं आ जाते कि ऐसी कौन सी 6 इनकम लिखूं या 10 इनकम लिखूं जो अदर सोर्स में जाती है। अल्लाह कहता है जो कहीं नहीं जाती अदर सोर्स, वो तो हमें पता है जो कहीं नहीं जाती, उसके नाम तो बताओ। यहाँ पे मैंने कम से कम 8 और आगे भी कुछ है 8 के करीब 16-17 नाम है, तो ये आप पढ़ लेना फटाफट। देखिए अपना शिवांग क्या है, नंबर 1 डिविडेंड क्या रहेगा, इसी के साथ मिलता जुलता याद कर लो, मैं तो कह रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बहुत है पर चैप्टर में है ही, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड। तीसरा विनिंग याद है,
लॉटरी, कार्ड गेम, पजल 30% वो वाला टैक्स है। अगला लिखा हुआ है, वैसे टेक्निकल है, याद हो जाए तो बता देना, पर मैं पांचवा याद कर रहा हूँ, रेंटिंग फ्रॉम लेटिंग आउट, किराए पे देना। प्लांट मशीनरी, बच्चा कहता प्लांट मशीनरी क्यों, वही है ना, घर वगैरह तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, प्लांट मशीनरी यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। या फिर पॉइंट याद कर लो 7, कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ कंपनसेशन ऑफ कंपलसरी। सर कहते हैं एक चीज है, अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो उस पे केस कुछ चलता है, तो उस पे आपको ब्याज भी मिलता है 4-5 साल का, जो ब्याज मिलता है उसको कहाँ टैक्स करते हैं, अदर सोर्स में। बाकी मैंने एक चीज बताई थी, उस ब्याज पे फ्लैट 50% की क्या मिलती है, डिडक्शन, डिडक्शन, डिडक्शन। अब मान लो मैंने केस लड़ा, 50 लाख देना था सरकार से, सरकार ने 50 लाख तो देना ही देना था, उस पे 8 लाख ब्याज बन गया, तो मुझे मिल गई 58 लाख, तो ठीक है, 50 लाख जो मिला वो जाएगा कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन में जाएगा। 8 लाख जो मिला कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। बट जब मैं अदर सोर्स में 8 लाख दिखाऊंगा, 8 लाख नहीं दिखाऊंगा, 4 लाख दिखाऊंगा, बिकॉज ऑफ 50% की डिडक्शन है इस चैप्टर की, डिडक्शन इस चैप्टर की। तो जितना इंटरेस्ट मिला कंपलसरी एक्विजिशन पे पेपर में आ सकता है, तो 50% माफ कर देना, बाकी इनकम आ जाएगी, ठीक हो गया। अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट ज्यादा आसान है, मुझे लगता है आपको जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी बोलो। गिफ्ट हो गया। अदर इनकम जो बच गई कौन सी, फैमिली पेंशन, ये तो आप रखा है, 5 नंबर में मुस्कान ने मुझसे पूछा था फैमिली पेंशन के बारे में, या रखा है, पता होना चाहिए। और सुन लो, एक होता है पेंशन, एक होता है फैमिली पेंशन। पेंशन होती है जो इम्प्लॉय काम कर रहा है उसको मिलती है, तो वो टैक्सेबल होती है सैलरी, ये भी सुन लो, वो कहा जाती है सैलरी, और उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, कितने की, 50,000 की, वो उसका काम है। अगर फैमिली पेंशन वर्ड आया तो मतलब उस एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, उसके घर वालों को पैसा मिलता है। मान लो मिलता है शिवांग 10,000 महीना, 10,000 इंटू 12, 1,20,000, सुनने वाली बात है। यहाँ चैप्टर ने डिडक्शन दी हुई है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवरेज 15,000 साल के हैं, 15 महीने नहीं है, 15,000 साल के, तो आपको ऐसा कॉमन सेंस, 15 छोटा होगा नहीं, चेक करना चाहिए आपको। तो वो जान के बोलेगा 4 महीने की पेंशन मिली, जस्ट डेथ ही अभी हुई एम्प्लॉय की, तो 4 महीने की आपको मिली, 5,000 के हिसाब से कितनी बनी, 20,000, 20,000 का 1/3 पॉइंटों में आएगा, 666 जो भी बनेगा, और 15,000 विच एवरेज लोअर, वो डिडक्शन मिलेगी। बाकी इनकम, फैमिली पेंशन हमेशा कहाँ जाएगी, अदर सोर्स, उनका थोड़ा काम है बेचारों का, तो पेंशन मिल गई, इट्स अ फैमिली पेंशन। अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ क्या है, जल्दी बोलो, हाउस प्रॉपर्टी बताया था, किराए पे देना, मैंने ऑनर ने मुझे किराए पे प्रॉपर्टी दी, उसका हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने आगे किराए पे लेके कैबिन बना के बांट दिए, तो सब लेटिंग है, वो मेरा अदर सोर्स है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, याद है वैसे मैंने बताया था इनकम टैक्स आप रिटर्न भरते होंगे तो रिफंड आता है, रिफंड 3 महीने में आ गया तो ठीक, 3 महीने से लेट आया तो पर मंथ आधा परसेंट लगता है, वैसे नॉलेज के बता रहा हूँ, 0.5% इंटरेस्ट मिलता है। अगला पॉइंट, रॉयल्टी इनकम सुना हुआ है, रॉयल्टी सुना होगा, बुक्स के ऊपर पब्लिशर्स को मिलती है, ओके। एग्रीकल्चर इनकम, हाँ जी सर सुना हुआ है, अदर सोर्स है ना, आप बिजनेस तो करते होंगे। अगर होती है डायरेक्टर सीटिंग फीस, यहाँ पे वर्ड का लिखा हुआ है, या सीटिंग कर लीजिएगा, सेटिंग फीस लिखी हुई है, कोई डायरेक्टर सेटिंग नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि सीटिंग अगर सर ये कौन सी फीस है, देखो तो डायरेक्टर सीटिंग फीस है सर यहाँ पे। एक्चुअली दो वर्ड होते हैं, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, एक डायरेक्टर सिटिंग फीस। सिटिंग फीस होती है अपनी जो मीटिंग्स में बैठते हैं उसमें बैठने की फीस, या आप मीटिंग स्टैंड करिए, मीटिंग में आइए, जैसे कि मैं एक पोस्ट भी होती है उसमें डायरेक्टर्स में, हम भी बन सकते हैं उसमें जाके एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक हर पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है मार्केट से, उसका पेपर होता है, पास करके आपका नाम लिस्टेड हो जाता है एमसीए की साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की साइट पे। कभी भी आपको कोई कंपनी चूज कर सकती है कि हाँ जी आप मेरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेंगे, तो आप बन जाइए, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। कारण क्यों, करना कुछ नहीं होता, मीटिंग में जाना होता है। इंडिपेंडेंट क्यों बनाया था, कि एक आम पब्लिक में से बंदा लिया गया जिसका हमारे पे कोई दबाव नहीं है, मीटिंग होगी आप बैठो अपनी वोट करो कि मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला ठीक है या गलत है। ऊपर पर फीस के सिटिंग के कम से कम लाख रुपए तक की फीस होती है, कम से कम, ज्यादा तो कंपनी अच्छी है ज्यादा दे देगी। एक मीटिंग के कह रहा हूँ मैं, ये नहीं पूरे साल की इकट्ठी कर लिया आपसे, एक मीटिंग है कम से कम। अब इसमें पॉइंट्स और लॉ में चेंज कर दिए, वुमेन डायरेक्टर, ये बड़े चेंज कर रहे हैं कि कुछ पार्ट वुमेन डायरेक्टर भी हो, जैसे हमने इलेक्शन में नहीं कर दिया कि कुछ सीट रिजर्व कर दी फॉर वुमेन्स के लिए, और ठीक है और नाम वुमेन्स का बढ़ा देते हैं, होते तो उनके बंदे ही हैं कि पीछे भी सीट तेरे नाम पर प्रधान की तो अपनी चलेगी, ठीक है वो चीज है। तो सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी ये हो गया, तो ये हमने बताया था सैलरी इनकी, सैलरी चैप्टर में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, अदर सोर्स। तो ये नाम कुछ पता नहीं चाहिए ना, सैलरी टैक्सेबल है जी, इनके अलाउंसेस माफ है, अलाउंसेस जिन्हें गाड़ी मिलती है इनको, गाड़ी का पेट्रोल मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं इनको, कोठी वगैरह मिलती है, अलाउंसेस वो सारे माफ है इनके। सैलरी इनकी टैक्सेबल है। अब इनकी सैलरी भी खासी, अब तो आपको पता ही है कौन सी, अब जब से मोदी सरकार आई है काफी रेस कर दिया उन्होंने। हाँ वो पंजाब में एक चीज अपडेट कर दी, आपको पता है वो पेंशन वाली, वो चेंज कर दी कि 1 टाइम 1 पेंशन। अब ये नहीं कि, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, प्रकाश सिंह बादल नाम सुना हुआ है, अकाली सरकार का, उसको अब से पहले, अब तो जो चेंज हो गया, अब से पहले महीने का आप क्या सोचते हो कितने पैसे आते होंगे महीने के,
ऐसे ही सोच रहा हूँ, तुक्के मारो तो ऐसे तो बड़ा बंदा ज्यादा जाते होंगे, तो आप क्या सोचते होंगे, क्योंकि करता कुछ नहीं, मिला है उसको नाना करते महीने के जी 15 से 20 लाख रुपए आते हैं महीने के। उसके घर में एक और उसका बेटा बैठा है, सुवीर बादल, उसको नाना करते हुए 12 लाख रुपए आते हैं। उसकी वाइफ बैठी है हरसिमरत कौर, उसको 8 लाख रुपए आते हैं। उसका साला है मजीठिया, उसको लगाते हैं 6 लाख रुपए। ये सारा टब्बर ही बहुत है महीने के, बोल रहा हूँ मैं ये। साल से मल्टीप्लाई कर लो, पागल हो जाएंगे आप लोग। ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए बड़े बाबा को देने, किस बात के बिल है? और क्यों? तब बड़ी गलत कंडीशन थी जी। एज तो देख बाबे की, नेट पे सर्च करेंगे 95 होएगा वो। 30 साल से खेल रहा होगा, कबड्डी कबड्डी करता हुआ, कि एमपी, कभी एमएलए, कभी कितनी बार वर्कर रह गया, कितनी बार एमएलए बन गया। एमएलए तो रुंगे बन जाते हैं वो। कितनी बार वो सीएम रह गया, 2 3 बार तो बना करते हुए। जितनी बार वो बनते जा रहे हैं ना, उतनी बार उनकी पेंशन ऐड होती जा रही है। एक बार एमएलए बना, 1.5 लाख रुपए पेंशन शुरू होगी। दूसरी बार फिर एमएलए बन गया, 1.5 लाख हो शुरू हो गया। ये दिक्कत थी पहले। अगर आप इतने लोग लड़ते हैं, आप लोग एक बार यहाँ पे एमएलए बन जाइए पंचकुला के, बस ठीक है, एक बार बन जाइएगा, दोबारा नहीं आऊंगा, जरूरत ही नहीं, पेंशन शुरू होगी लाइफ टाइम। और जो बार बार बनी जा रही है, उनको तो और ही मजे आ रहे हैं, एक उनको आदत पड़ जाती है, फ्री में खाना पीना, गाड़ियां, नौकर चाकर, स्वैग, वो चीज का स्वाद ही अलग है। अपने पैसे खर्च के स्वैग करना अलग है। ऐसी टोरा मिले कौन नहीं जाता। एक बार आ जाओ लाइन में, तो अगले दिन लोग बड़े बेले हैं जी, लाइन निकाल के साले इनके पीछे लगे रहते हैं। लोग पॉलिटिक्स में फिरते हैं, उसे नहीं फिरते सर, उनको पता है कि बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत कुछ खाने को मिलना है। तो वही सिस्टम ये है, पहले पेंशन का ये सिस्टम था। हरियाणा पता नहीं, पंजाब में तो यही था। और इसने आते ही पहला सिस्टम ये करा कि 1 पेंशन 1 करोड़। ये नहीं कि आप अब तक कितनी बार एमएलए बन चुके, आप कितनी बार एमपी बन चुके, आप कितनी बार छोटे मोटे एमएलसी बन चुके, तो सबकी पेंशनें जोड़ी जाओ जोड़ी जाओ, हर महीने आपके खाते में घर भेजी जा रहे हैं। नहीं, वो बंद करो। बहुत बड़ा बजट था वैसे ये गवर्नमेंट का, किसी ने नहीं सोचा था अब तक, इन्होंने चलो करा, तो गुड पॉइंट है। तभी आगे उन्होंने लड़ने लग गए। अब सबकी होता है भाई, किसी को 15 लाख रुपए महीना फ्री का आता हो, तो दुखता तो है नहीं कि मैं को मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है, मुझे तो रखती है, दे दिया करो फ्री का। कोई बंदा है आपको, मैं नीचे मुझे छोटी अमाउंट पता होगी, साहिल जी आपके पास एक बंदा है रोज आपको यहाँ पे 50 रुपए देके जाएगा। मैं क्या 50 रुपए होते हैं, दे ही रहा है, तुझे क्या दिक्कत है, आ जा करे। मैं यही होता हूँ, आ जा करे 10 बजे, 50 रुपए दे। अब वो सब क्या मिल जाएगी 50 रुपए पूरे साल के, मैं तेरा भी जाता है, तू दे दिया कर, आजा। आ ही रहे हैं साले। अब मैं कहूँ जी प्रकाश सिंह बादल 100 करोड़ 500 करोड़ का मालिक होगा, उसको क्या 15 लाख की बड़ी है। मैं कह रहा हूँ ना भी पड़ी हो, आ ही रहे हैं। कौन सा उसको बंद कर दो फिर, अगर फर्क नहीं पड़ता बंद कर दो। नहीं नहीं, बंद क्यों करने, ठीक चल रहा है। तो वही सरकार का मोटिव था कि पहले इसको बंद कराओ, ठीक है ना। लो अगले पेज पे देखिए, नेक्स्ट है जी गिफ्ट का चार्ट। अगर आप देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, मेन चार्ट है। गिफ्ट में 2 पॉइंट पढ़े थे हमने जी। पहला पॉइंट जल्दी आ जाइए। पहले तो इन लोगों से, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से कोई भी गिफ्ट, कोई भी गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब मॉनिटरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में 2, मूवेबल इमूवेबल, मतलब कुछ भी इनसे मिला सारा माफ है। चुपचाप बस पूछो करो, हाँ भी तू इसमें तो नहीं आता। हमें कोई आगे बोलता सर गिफ्ट देना जी, कर रहा है, मिला है तो टैक्सेबल था, तो इसमें आता है। मिस्टर आईडी हटला हो गया, मैरिज, रिलेटिव, इनहेरिटेंस, डेथ, ठीक है, चैरिटी, चैरिटेबल, हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, अगर इसमें आते हो तो आपको कोई अदर सोर्स पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आ जा, शुरू कर अदरवाइज में। पहला पॉइंट क्या मिला उन्होंने, पैसा, मनी। तो कहते पड़ते मनी में थोड़ा होगा यार, विद कंसिडरेशन, विदाउट मनी तो फ्री में मिल रही है। शगन आती है घर में, चलते ही है, ये आ गया जिसको 2100 देगा 3100 देगा, बर्थडे पार्टी में बुला लिया, शगन दे दी, ठीक है। तो इफ एग्रीगेट मनी, एग्रीगेट समझते हो, टोटल साल का, ये नहीं इवेंट वाइज, मैं बर्थडे गिन रहा हूँ कि मेरे बर्थडे पे इतने गिफ्ट आए, आपके बर्थडे पे इतने गिफ्ट आए ना, एग्रीगेट मनी ग्रेटर देन 50,000 है, देन पढ़िए क्या लिखा हुआ लॉ में, होल ऑफ मनी शैल भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। होल मतलब एंटायर। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, वैसे पेपर में आजकल आया तो हो नहीं, आपको सीए में तो आता है क्वेश्चन कि 51,000 के गिफ्ट मिले टोटल मिला के, दिवाली दशहरा सब मिला के, जो भी आपका बर्थडे बर्थडे जो भी है, 50 से एक्सीड कर गया, तो ये नहीं 1,000 टैक्सेबल है, 51 इज द टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट आ जा, अगर प्रॉपर्टी मिली, प्रॉपर्टी कौन सी, मूवेबल। मूवेबल में क्या है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो मैं बोल देता हूँ, शेयर्स, सिक्योरिटीज, जे फॉर ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स दिख रहा है, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, अदर वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। अगले पेज पे भी दिया हुआ है, मैंने ऐसे ही बोल दिया वर्ड क्या है, तो पेपर में आप बड़ा अच्छा लिख सकते हैं इसके बारे में, अगर आया ना गिफ्ट, एक्सप्लेन द टर्म गिफ्ट, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट पूछता वो, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट इन द अदर सोर्स। तो आप चुपचाप बड़े अच्छे से बनाइए इसका चार्ट, और फिर एक्सप्लेन करिए कि पेज पे जाके पहले मॉनेटरी का, फिर इमूवेबल का, फिर मूवेबल का, फिर एक्सप्लेन भी करिए, तो टीचर को बड़ी क्वालिटी मिलेगी। अगला पॉइंट, इसमें मैं आपसे बात कर सकता हूं अपना प्रिया, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, या तो फ्री में दूंगा या कुछ पैसे लूंगा।
पर कुछ इतने का कम है कि मेरा घर नहीं बुरा हो रहा, तो कंपेयर किससे करेंगे? FMV। पहला पॉइंट, अगर मैं फ्री दे रहा हूँ, जैसे हमने बर्थडे करा, अब आप बर्थडे पे हमने बोल दिया कोई पैसे ना लेकर आइए, ठीक है भाई नहीं पैसे लेके आते, आप ये ले आए ड्राइंग पेंटिंग शेयर डिवेंचर वगैरह उठा ले, ये ले मेरी तरफ से शेयर ले ले TCS कंपनी के, कहते हैं ठीक है दे दे, तो वही चीज है। तो इफ एग्रीगेट FMV ग्रेटर देन 50,000 है, देन एंटायर FMV, मतलब जहां फ्री मिला यार वहां एंटायर है, जहां फ्री मिला वहां एंटायर है। सरकार कहती जहां तू भी कुछ देना चाहता है पैसे वो काट के बाकी टैक्सेबल है। पढ़िए, इफ इनएडुक्वेट, मतलब आप पेंटिंग ले 1 लाख की दिखा रहे हो, जैसे मैंने साहिल को उसके बर्थडे पे पेंटिंग गिफ्ट कर दी 1 लाख की, 30,000 रुपए में, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा प्लानिंग का भाई, तो 1 लाख की पेंटिंग मुझे गिफ्ट कर रहा है 30 में, 70 सस्ती क्यों लगा रहा है? तो बेच ले मार्केट में जाके, तू मुझे क्यों बेच रहा है? बर्थडे पे दे रहा है वो भी साफ पता चला, ना भी दे बेच ही रहा है, तो इतना पागल कौन होता है 1 लाख की चीज तू 30 में बेच रहा है? तो कोई पागल नहीं है। तो सरकार कहती क्या? इफ एग्रीगेट डिफरेंस, डिफरेंस क्या? FMV माइनस कंसिडरेशन अगर ग्रेटर देन 50 है, देन डिफरेंस बिटवीन FMV एंड कंसिडरेशन शैल बी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो अगर मैं 1 लाख की पेंटिंग मुझे गिफ्ट दी किसी ने 30,000 रुपए में, तो टैक्सेबल अमाउंट कितने बीच में डिफरेंस कितना हुआ? सुनना, डिफरेंस कितना हुआ? क्या 70-50,000 से ज्यादा है? हाँ जी, तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा। दोबारा केस लेते हैं, 1 लाख की पेंटिंग 60,000 में गिफ्ट करी इसने मुझे, कितना डिफरेंस हुआ? 40 क्या 40-50 से ज्यादा है? नहीं, देन डिफरेंट टैक्सेबल, बट एग्रीगेट है। एक बंदे की पेंटिंग थोड़ा देख रहे हैं, 10 बंदे पेंटिंग लेके आगे, अब सबका टोटल कर लो, 40 मेरा किसी का किसका, फिर डिफरेंस देख, हाँ फिर तो डिफरेंस 50 से ज्यादा ही बनना है। जब बनना नहीं बनना अपन नहीं पता, लॉ आपको बताना चाहिए। पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है काजल, वहां हम चलेंगे पर प्रॉपर्टी, वहां एग्रीगेट नहीं कर सकते। वैसे बड़े अजीब है, अगर बिना पैसे के आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बिना पैसे के आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो क्या कंडीशन है? इफ पर प्रॉपर्टी SDV फुल फॉर्म स्टैंप ड्यूटी सरकारी वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 50,000 है देन एंटायर SDV टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट, अगर ये एडुकेट, तो क्या है? पर प्रॉपर्टी SDV माइनस कंसिडरेशन, वो वही वहां FMV की जगह क्या कर दिया? SDV। ग्रेटर देन 50,000 है, हमने इतना ही नहीं सुना, एंड एक और बोला क्या क्या? SDV मोर देन होना चाहिए किससे? 110% ऑफ किससे? कंसिडरेशन से, देन डिफरेंस बिटवीन SDV एंड कंसिडर क्या हो जाएगा? खत्म सर, मेरा एंड पे इतना ही था। अगले पेज पे नाम पढ़ने हैं तो आप पढ़ लीजिए, मैं पेज रोटेट कर लूँ 1 मिनट बस। मिस्टर ID हटला का क्या नाम था? प्रॉपर्टी देख लो, मैरिज पे कोई भी अपने आती है, तभी अपने जहाँ बढ़िया में जा चलता है कि जो भी गिफ्ट आने घर पे जा, मैरिज पे शगन वगैरह कोई भी फलाना फलूना दो मर्जी दे दो, आजो सब डाल दो, गिफ्ट वगैरह कोई मर्जी ले आओ। हाँ, इम्प्लॉयर यहाँ भी माफ नहीं है, आपको एक पॉइंट आ रखा है पेपर में कि इम्प्लॉयर ने इम्प्लॉय को गिफ्ट दिया मैरिज पे, हाँ मैं बताता हूँ, आप सही कह रहे हो कि इम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को मैरिज पे। बच्चा सोचता है दो जगह, बच्चा सोचता है एम्प्लॉयर भी है, सैलरी की बात कर रहा है और ये मैरिज की बात कर रहा है, वहां मैरिज का कोई माफ नहीं किया गया, वो आज भी टैक्सेबल है। कहाँ पे? सैलरी में, वही 5,000 तक। कैश 1 रुपया भी टैक्सेबल है, इन काइंड 5,000 तक माफ। फिर इसमें भी बता लेना है कि वो अगर 6,000 तक है तो 1,000 1000 रुपया वाला आपकी बुक ये देती है, आपकी बुक कहती है जी अगर 6,000 की घड़ी दी FMV तो 5,000 तक का इन काइंड माफ है, 1,000 रुपए टैक्सेबल। पर मेरी बुक दोनों कह देती है, वो मर्जी आपकी, कोई गलत नहीं। और रिश्तेदार, और रिश्तेदार की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव। और I इनहेरिटेंस या वेल, D डेथ के टाइम, T ट्रस्ट बना के, जैसे मोस्टली बात है स्कूल के ट्रस्टी बन जाते हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम आती है। तो H हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी लोकल अथॉरिटी, बस आगे बहुत है, ITC तक जाने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट ये पढ़िए, प्रॉपर्टी जो मूवेबल है उसके क्या क्या नाम है? शेयर, सिक्योरिटी जाएगा, और वैसे यही नाम कैप्लगन में है, यही नाम कैप्लगन में है। ड्राइंग पेंटिंग आर्कोलॉजिकल कलेक्शन स्कल्पचर्स अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन इनवेल प्रॉपर्टी। और नीचे कुछ लिखा हुआ है 56(2)(10) नॉट एप्लीकेबल किस पे? आईफोन, कार, टीवी, फर्नीचर, रिस्ट वॉच रिसीव्ड देन नॉट टैक्सेबल इवन वैल्यू इज मोर देन 50। जब उसको यार गिफ्ट ही नहीं, प्रॉपर्टी नहीं मानते। हाँ तभी पुराने नोट्स है ना, तो उसमें एक्स लिखे हैं, आज के टाइम पे 14 लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रो मैक्स तो उसको ये पुराना लिखा हुआ है। इस बच्चे ने पूछा आपके पास ये है सर, ये काटी क्यों मारी हुई है? ये आईफोन है नहीं है, मैं नहीं साले एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना होते हैं गरीब बच्चे को नहीं पता, ठीक है ना तो मीनिंग ऑफ रिलेटिव वाला चलाता होगा शायद सुम 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 बेचारा, अगर नहीं पता तो रिलेटिव पढ़िए। तेरा ठीक है मेरे, बढ़िया वाला है मेरे टेंशन होगी सर, मैं भी गरीब हो गया, तेरा बढ़िया वाला डबल खुलता है वो आम नहीं है वो। तो रिलेटिव इन केस ऑफ इंडिविजुअल में कौन कौन रिश्तेदार है वर्ड पढ़िएगा। तो इंडिविजुअल एसेसी उसका ब्रदर, उसकी सिस्टर, उनके स्पाउसेस, ठीक है, आपके माता पिता, उनके ब्रदर सिस्टर, उनके भी स्पाउसेस, बड़े देखना। उसके ऊपर लीनियर असेंडेंट दादा दादी, उसके आगे भाई बहन नहीं है, दादा दादी के भी 4 भाई हैं वो नहीं, ठीक है, तो ज्यादा लंबी स्टोरी हो जाएगी। इधर की तरफ अगर मैं अपने एंड पे दूं, मेरी वाइफ,
उनके ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउसेस, उनके सिर्फ माता पिता, पर मेरे मिसिस के ताया चाचा जी, उनके जो भी होंगे, उनके माता के मुझे गिफ्ट देंगे, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मैं कहूंगा अपनी बेटी को दे दो, हाँ उनको दे दो, तो उनकी डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी, उनकी डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं पूछते हैं कि गिफ्ट किसको देना है, कैसे देना है, तो कुछ एंट्री घुमानी होती है, तो दिस इज द पॉइंट। और नीचे लीनियर डिसेंडेंट अगर आप बढ़िया, एचईएफ में तो मेंबर। और इस पूरे नोट्स में मैंने आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं की थी, बल्कि मैंने तो आपको 5 नंबर पे ऐसे पढ़ाया था, काफी ज्यादा वो डीम डिविडेंड पढ़ाया काफी था, बट लगता नहीं पेपर में आना चाहिए। बट हो सके तो घर पे पेज नंबर 6 रीड कर लेना। दिख रहा है पेज नंबर 6 में ना 5 सेक्शन दिए हुए हैं। 222A दिख रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, एसेट। 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, डिवेंचर्स, काफी मैंने कलरिंग कर की है। 222C डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन, ठीक है। 222D रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और लास्ट पेज पे आता है जाके 222E लोन एडवांस बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये इनको डीम डिविडेंड कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डीम डिविडेंड? डिविडेंड तो नॉर्मल होता है सर। डीम मतलब अगर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे कंपनीज में, तो इसको भी हम डिविडेंड का नाम देंगे। बिकॉज बताया था लोग क्यों करते थे, फॉर सेविंग द टैक्स ऑफ सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचाने के लिए ये काम करते थे लोग। तो उन्होंने कह दिया कि अब अगर ये काम करेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड। और इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। और एक पेज मैंने आपको एक्स्ट्रा लगा रखा है आपके नोट्स के अंदर, तो आपकी बुक का कॉपी कराओ, मैंने पेज देखना मेरे पीडीएफ में है, हाँ है ये रहा, अवॉइडेंस ऑफ बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये वैसे किसी टाइम पंजाबी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बड़ा फेमस था। अगले होगा जी, इसके आगे होगा, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। ये रहा, मैंने बुक से कॉपी कर लिया था पेज, ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। ये क्या थी, थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि लोग क्या करते थे ना, ड्यू डेट्स के टाइम पे जाके एंट्री घुमा देते हैं। जैसे एफडी मेरे नाम है, पूरा साल 31 मार्च को एफडी पे ब्याज मिलना है, तो मैं 3 दिन पहले बैंक गया, 28 मार्च को एफडी ट्रांसफर कराया मिसिस के नाम, तो इंटरेस्ट किसको मिल गया, मिसिस के नाम। 1 अप्रैल को फिर मेरे नाम आ गई एफडी, मैं बैंक गया फिर अपने नाम चेंज करा दी, नहीं ये नहीं चलेगा। कारण इसका बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, तो ये पूरा अच्छा लिखा हुआ है, क्या क्या पॉइंट है, लोग क्यों करते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स बचाने के लिए करते हैं। तो ये सरकार कहती है कर लीजिए, दिक्कत कोई नहीं, बट साहिल जी इंटरेस्ट चाहे मिसिस को मिला है, टैक्स हम आपके हाथ में ही करेंगे, बस ये एक पूरी ट्रांजेक्शन है। वर्ड बड़ा अजीब बन जाता है, पर मैं बॉन्ड वॉशिंग बचा डर क्या गया, तो उसको ये वर्ड है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजेक्शन। आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, जैसे मुझे पता लग जाए इंटरेस्ट देने वाली कंपनी डिवेंचर्स पे, मैं सीधे ना शिफ्ट कर दी, उसकी इनकम नहीं है, ठीक है, और इंटरेस्ट उसको मिल गया, बाद में टेंशन फिर मेरे नाम आ गए, एंट्री होने वाली बात है। यही चैप्टर से आप बल्कि अगला सेमेस्टर स्टार्ट करना है, वो है क्लबिंग ऑफ इनकम, कि जो लोग इनकम घुमाते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम, रेंटल मिसिस के नाम, ठीक है, डिवेंचर मेरे नाम, इंटरेस्ट मिसिस के नाम, तो वो क्या चल रहा है, किस तरह प्रॉपर्टियां घुमा रहे हैं, क्या आंसर है। तो क्लबिंग किसके हाथ में होगी, आप कर लो प्रॉपर्टियां, हम मना नहीं करेंगे, सरकार कहती करी जा, थोड़ा शौक पूरा कर ले, ठीक है, पर टैक्स तो उसे ही लेंगे, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है उसमें आएगा पॉइंट। और इसमें था कि मेथड होते हैं जी 2 तरह के अकाउंटिंग में, अपनी 3 तरह के अपने पूरे इनकम टैक्स में, क्या, कैश मेथड, दूसरा होता है सर मर्केंटाइल एक्रूड, याद है जो अकाउंट्स में फॉलो करते हैं आप, तीसरा होता है हाइब्रिड मिक्स। कभी आप क्या मिक्स होता है, मिक्स का मतलब तो फिर एक्रूड ही हो गया, नहीं नहीं, मिक्स मतलब पहले 4-5 महीने आपने कैश बेसिस फॉलो किया, पर आपको लगा कि अब ठीक नहीं चल रहा, अब आपने मर्केंटाइल फॉलो कर लिया, इसलिए नहीं। बच्चा कहता है हाइब्रिड तो फिर एक्रूड ही होता है, सुनने में ऐसे लगता है कि मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है अपना निखिल, कैश और नॉन कैश, जिसको बोलते हैं एक्रूअल। +2 में कंसेप्ट है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब कुछ और है। तो ये 3 मेथड्स हैं, ये जर्नली घर पे रीड कर लेना। ये मोस्टली कैश मेथड कौन लगाता है, पढ़ के देखो, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, दिस सिस्टम इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रोफेशनल्स। अब जाती है सर, डॉक्टर को कहते हैं कि आज चेक करा देता हूँ, पैसे कल दे दूंगा, नहीं, पर्ची पहले बिठाते हैं सर, तभी अंदर बैठता है। तो मोस्टली उनका सिस्टम क्या होता है, कैश बेसिस है, वहां चलते ही ऐसे है, ठीक है। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसमें आ गया, ठीक हो गया। तो अपना पहले फीस है, फिर आगे सर्विस है। मर्कल टाइम में मोस्टली आपकी हो गए बिजनेस, लिखा नहीं हुआ, देखो पढ़ो, taken into consideration for computing the profit and loss of the business. The profit and loss account prepared in the system show correct profit and losses and a balance sheet give correct financial। बात कहता है करेक्ट क्यों, कारण सुनना, मैंने इस साल किसी को लेबर पे करनी है, मैंने पे नहीं करी, 1 लाख रुपए की वेजिस, आप तो बिजनेसमैन बंदे हैं, मैं कोई नहीं अगले साल पे कर देंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी मान गया अगले साल पे कर दियो, पर खर्चा क्या अगले साल का था, खर्चा तो इस साल का है, पर वो कैश बेसिस के कारण आ नहीं पाया। आप कहते हैं मैं तो एक्रूअल फॉलो करता हूँ, एक्रूअल में तो आ जाएगा। अगर कैश मेथड फॉलो करेंगे, कैश मेथड तो कहता है फिर जिस टाइम खर्चा दोगे उस टाइम रिकॉर्ड करियो, इससे मेरे सारे प्रॉफिट हिल जाएंगे। जैसे कोई बच्चा आज अभी मुझे इस टाइम कोई फीस पे करे, ठीक है, सेमेस्टर वो पिछला था, फीस इस सेमेस्टर पे करी, तो मुझे तो लगेगा शायद इस टाइम आई है फीस, क्योंकि वो
पिछले दिसंबर की लिंक थी, तो मैं सारे हिल जाएंगे। यही और कैश और मर्केंटाइल टाइम में थोड़ी सी दिक्कत है और कुछ नहीं है। और ये एक लास्ट पे जो नहीं मेरे वाले में खत्म है, एक पीडीएफ आप एक्स्ट्रा होगी शायद, ये यही है, यही था। ये अगला पेज कौन सा आ रहा है इसके बाद ये? अच्छा हाँ वो ठीक है, डेप्शन के मैंने इकट्ठे दिए थे। हाँ डेप्शन के लास्ट में लगाए थे मैंने आपके साथ वो पेज दो वाला, जीए और जीबी। तो आज जाके इसको आप एक बार पक्के से और देख लीजिए, हो सके डेप्शन का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास हमने आई थिंक सो डेप्शन की एक या दो ही लगाई थी, ज्यादा नहीं थी। डेप्शन नहीं थी, एक दो तो मुझे याद है, एक तो पक्का ज्यादा लौपड़ा था, एक में से क्वेश्चन शुरू करे थे। ठीक है, कल की क्लास मिस मत करिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कल मैं आपको अदर सोर्स का न्यूमेरिकल और कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल और जो आपके डीपीटी है, शायद मैं कल स्पेशल क्लास रख लूँ थोड़ी बड़ी, क्योंकि 10 तारीख को थोड़ा सा मैं भी शायद बिजी हो जाऊंगा, सीए वालों का रिजल्ट आना है, इंटर वालों को मैं देखता हूँ टाइमिंग्स किस तरह रख पाऊंगी। रिजल्ट अगर 10-11 बजे आ गया शाम तक तो फिर मुझे खराब ही करेगा। है ट्यूसडे और मेरा फ्री है, हो पाया तो फिर मैं उस दिन दोपहर को क्लास रखना चाहता हूँ कि आप भी सारे अटेंड कर पाए, एक अच्छी क्लास बन जाए, कम से कम 2-3 घंटे की, अब सारी चीजें दोबारा से एक और रिकॉल कर ले। कल तो पेपर ही है 11 तारीख को, फिर मैं फिर भी यहीं पे हूँ, आपने कभी आना है, डाउट्स पूछने हैं तो फोन करना है। अगर 2 बजे पेपर है शायद आपका, हाँ तो बहुत टाइम है आराम से। तो 2 दिन अब मिस मत करिएगा, कल का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोबारा थोड़ा रिकॉल करूं, आपको बता दूं सिस्टम क्या है। सेक्शन बी और सी की बात कर रहा हूँ, पहले मैं ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ए उसी में से बनना है। सेक्शन बी में एक तो आप चैप्टर तैयार कर लीजिए रेजिडेंशियल, डन रहेगा। रेजिडेंशियल चैप्टर में क्या तैयार करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए इंडिविजुअल का, तो उसमें आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, आर एन आर ओ आर एन ओ आर, उसकी कंडीशंस बहुत अच्छे से लिखिएगा, प्रॉपर टेबल बना के चार्ट बना के फिर एक्सप्लेन करिए। एग्जाम्पल बना पाए तो बहुत ही मजा आ जाए। ठीक है, कि इतने दिन इंडिया था, इतने दिन इंडिया रहने चाहिए, तो क्या कंडीशन है। ठीक है, इसी के साथ वो कई बार पूछ लेता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, एक्सप्लेन करिए, जो मैंने चार्ट बनाया था आपको, चार्ट सा, और टैक्सेबल टैक्स, इंडिया इनकम में कमाई, इंडिया बाहर कमाई, इंडिया कंट्रोल से बिजनेस है, 6 पॉइंट थे वहां पे, वो 6 के 6 याद कर लीजिएगा। और फिर बता रहा हूँ, वो चार्ट इंडिविजुअल एचयूएफ सबके लिए ही है, जो रेजिडेंट है, पर याद रखना रेजिडेंट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ये सिर्फ दो लोगों को पूछा जाता है, इंडिविजुअल और एचईएफ, इसके अलावा किसी को नहीं पूछा जाता। मतलब फर्म कभी ये नहीं होती ऑर्डिनरी, फर्म या तो रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट, कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट, ये होता है। ठीक है भैया, ये दो चार्ट इस चैप्टर में से, और तो मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है, पहला क्वेश्चन स्टेटस, दूसरा क्वेश्चन इंसिडेंस ऑफ टैक्स, वर्ड सुनो इंसिडेंस ऑफ टैक्स, तीसरा क्वेश्चन बन जाता है वो डेज वाला। तो लास्ट क्लास में मैंने कराया एक क्वेश्चन कराया था कि कितने दिन इंडिया रहा, कितने दिन इंडिया गया, फलाना, वो जोड़ लेना, उस अकॉर्डिंग आपने बताना हो, वरना मैं कराऊंगा, पेपर में भी आ रखा है, मैं कराऊंगा, कल के दोनों में ही करना अपन। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट। ये एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे क्लियर कट, अभिनव यहाँ से आना है पूरा, एक और आना थ्योरी, वो चांसेस है मिक्स हो जाए। मिक्स भी क्या, एग्रीकल्चर, एग्जाम्प्ट इनकम, तो बीच में कोई बट सर इसमें हाउस ऐसे ही जनरली नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना एक बार, आप फिर हाउस प्रॉपर्टी करनी करना आपने तो, प्रैक्टिकल एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एक रेजिडेंशियल एक सैलरी, सैलरी का प्रैक्टिकल आना है, हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल आना है। चांसेस छोटे में आ सकते हैं रेजिडेंशियल के, बड़े में नहीं आएगा, बड़े में प्रैक्टिकल नहीं आएगा। कई बार किस्मत का पता नहीं चलता। वो है नहीं चार्ट वाला क्वेश्चन जो आपने किए हुए, एक बार कल करवा दूंगा दोबारा से, एक दो क्वेश्चन बना लेना, 10 मिनट लगते हैं उसको तो। ठीक है, कल आते ही पहले वही काम कर लेंगे अपन, तो बना के देख लेना। लॉटरी है उस, ये में तो आता है वो 8 दिसंबर का। अब आप कह रहे पता नहीं क्यों नहीं पूछते, जो कि क्वेश्चन अच्छा बनता है वो, पर उनको मानना है ना पहले ही चैप्टर ज्यादा है, तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पहली जगह ले लेते हैं, बड़े में तो फिर उसकी जगह नहीं रहती। अब हाउस प्रॉपर्टी ना आए तो बात नहीं बनती। बाकी ट्रेंड चेंज का, हाँ पहले कह रहा हूँ, तो रेडी फॉर दैट कि आपकी थ्योरी भी सारी कवर रहेगी। एग्रीकल्चर पढ़ के जाइएगा, एग्रीकल्चर 3 टेस्ट है, लैंड होनी चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होनी चाहिए, और लैंड इंडिया में चाहिए, 5 टेस्ट थे, याद है। और एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, याद है वो, एग्रीकल्चर और एक नॉन एग्रीकल्चर। एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को याद रखिएगा। 2 काम हो गए। ठीक है, एग्जाम इनकम के नाम आपने याद किए थे उस दिन, 10-12 किए थे, 8-9 कर लेना, अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ना मुझे डर है कि थोड़ा पैटर्न नहीं पता चलता, टैक्स में दिक्कत ही आती है, तो थोड़ा पैटर्न नहीं पता चलता, क्या किधर घुमा दे, आने के बहुत आसान आ जाए, सीधे 15 नंबर में एग्जाम इनकम पूछ रहे हो यार, ये क्या हो गया, मैं तो नाम ही 12 पढ़ के सारा 15 पूछ रहे हैं, ठीक है, पागल लोग हैं ये, इनको पता नहीं चलता। ठीक है, 10 नंबर में आज एग्जाम इनकम, आप नाम ही 10 पढ़ के को लोग ऐसे एक दो फालतू लिख देती मैं, तो 5 नंबर में एग्रीकल्चर जोड़ दिया साथ में इन्होंने, तो कोई सिस्टम नहीं है, तो किधर से क्या कुछ कुछ भी पूछ लें चीज पे। ठीक है ना, तो आप रेडी रहिएगा। और हाउस प्रॉपर्टी आपका तैयार है, 3 तरह के क्वेश्चन है हाउस प्रॉपर्टी में, 2 घर वाले, उसमें अनरिलाइज वैकेंसी में उसी, एक होते हैं स्टेटमेंट वाले,
मतलब जिसमें 40% घर बना, बिजनेस बिजनेस बना। तीसरा, राय दीजिए 3 घर हैं, इनमें से 2 घर मैं कौन से चुनूं, एसओपी, और कौन सा हूं एलओपी। बस 3 वैरायटी। उस वैरायटी में भी मिक्स कर ले, क्या हाई तो हाई जाएगा, प्री एक्विजिशन। लास्ट वो है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और मैं बता दूं, जहां वो 3 घर की राय मांगेगा ना, वहां प्री एक्विजिशन नहीं होगा, गारंटी है, नहीं होता। कारण राय कुछ और चल रही है। जहां पे वो 40-40-20 होगा या 2 घर होंगे, वहां चांसेस है मे बी प्री एक्विजिशन पक्का हो। तो मैं तो यही चाहूंगा आपसे, वो कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन सारी आपको बता दी मैंने, ध्यान से पढ़ लीजिए। डन। ये सेक्शन आपका है बी। अब सी में कैपिटल गेन बता दिया ज्यादा मैंने, तो कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो तोड़ के आए। ट्रांसफर क्या होता है, इंडेक्सेशन कहाँ नहीं मिलती है, ट्रांसफर क्या नहीं होती, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होता है, या डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे, ऐसा कुछ पक्का। और एक आना न्यूमेरिकल, जो मैं चाहूंगा एक पीजीपी की थ्योरी आनी है, कल टिक करवा दूंगा, मेन मेन पढ़ा दूंगा क्या क्या होती है। अगर आ गई तो इट्स गुड फॉर यू, सेफ साइड चलो, खोखी छोड़ के चलनी, ठीक है। जब मुझसे क्लास रिकॉर्ड होती है, मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, आपको सुन लेना, वो आपका काम चल जाएगा, आपको टाइम खराब करोगे, ठीक है। और कल अपन मेन करते हैं, एक न्यूमेरिकल तैयार करते हैं, जो एक 7 नंबर का आना है और एक 8 नंबर का। वो दोनों कहां से आने हैं, कैपिटल गेन और पहले मैं वही देखता हूँ डीपीटी में से कौन से आ रखे हैं, उतने ही कर लो, वरना क्यों ज्यादा दिमाग खराब करो उसको अकॉर्डिंगली। तो ये पॉइंट है। 10 तारीख को फिर इंपॉर्टेंट क्लास रखते हैं, ट्यूसडे है, इवनिंग मेरा सारा फ्री है, कोई क्लास नहीं होती। आप 2-3 घंटे आइए, तो सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ और हैं, आप ऑलरेडी लगे रहिए, आपका सारा कवर हो जाएगा। वरना जाके अपनी थ्योरी और हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन का आज काफी बता दिया, वो कवर कर लो। पर ये चीजें कवर रखो कि कल आप फ्री होने चाहिए मेरे एंड पे, सिर्फ किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। ये बात सर करने, आप तो न्यूमेरिकल, हमारा थ्योरी हमारा रेडी है, हम घर जाके आपके लोग टाइम पे पढ़ते हैं, 11 को पढ़ूंगा, वो आपकी इच्छा। बस कल आप फ्री चाहिए तो मेंटली, कि जब मेरी तरफ से 3 काम है कल, रेजिडेंशियल का न्यूमेरिकल, वो इनकम वाला चार्ट कल ही करा दूंगा, 10 मिनट का काम है, और कैपिटल गेन का न्यूमेरिकल दिखा दूंगा एक बार क्या होता है, और एक आधा सोच, बस कल आप फ्री चाहिए, इसे 3 काम करने हैं अपन, बाकी सारा डन है जी। चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।